नमस्कार साथियों, मैं कुमार किशन आप सबका आपकी अपनी YouTube चैनल स्टडी विद स्टोरी पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम शुरू कर रहे हैं मनोविज्ञान की सीरीज, जिसमें हम पढ़ेंगे कि मनोविज्ञान क्या है, मनोविज्ञान का स्वरूप क्या है, मनोविज्ञान का रूप क्या है, मनोविज्ञान की उत्पत्ति कैसे हुई और मनोविज्ञान की जननी कौन है, मनोविज्ञान के जनक कौन है और मनोविज्ञान को पढ़ना क्यों आवश्यक है। एक अध्यापक के लिए मनोविज्ञान पढ़ाना और पढ़ना क्यों आवश्यक हो जाता है, इनकी जानकारी रखना क्यों उचित हो जाती है। ऐसे विषयों के बारे में ऐसी तथाकथित जानकारियां हैं जो आज के सेशन के आज की क्लास में हम प्राप्त करने वाले हैं। तो साथियों, आज के सेशन को शुरू करते हैं और हम जानेंगे कि मनोविज्ञान के विषय के अंतर्गत जितनी भी महत्वपूर्ण टॉपिक शिक्षक भर्ती रिट लेवल 1 और रिट लेवल 2 को लेकर के जितने भी टॉपिक लगते हैं वो तमाम अपनी जो मनोविज्ञान की जो सीरीज है उसमें हम पढ़ेंगे कि भाई मनोविज्ञान के जितने भी टॉपिक, चाहे अधिगम का टॉपिक हो, चाहे वो बुद्धि को लेकर के हो, चाहे व्यक्तित्व को लेकर के हो, चाहे बाल विकास का टॉपिक हो, सभी के सभी टॉपिक कम से कम समय में हम ज्यादा से ज्यादा नॉलेज के साथ, ज्यादा से ज्यादा जानकारी के साथ पढ़ने की इस सीरीज में हम कोशिश करेंगे। तो साथियों, जो आप बने रहिए, वीडियो के अंत तक देखते रहिए। तो साथियों, शुरू करते हैं आज की सेशन, आज की क्लास का। आज के विषय के बारे में जानेंगे कि मनोविज्ञान के बारे में। तो साथियों देखो, हमारा टॉपिक है मनोविज्ञान। मनोविज्ञान देखो, मनोविज्ञान, सबसे पहले ये दिमाग में प्रश्न उठता है कि मनोविज्ञान शब्द के बारे में परिचर्चा करते हैं हम कि भाई मनोविज्ञान शब्द क्या है, इस मनोविज्ञान शब्द को कहां से उत्पत्ति हुई, इस मनोविज्ञान शब्द को कहां से लाया गया, ये मनोविज्ञान शब्द किसने दिया था। तो साथियों, जो मनोविज्ञान शब्द है, सर्वप्रथम इस शब्द के बारे में परिचर्चा करने वाले एक व्यक्ति हुआ करते थे जिसका नाम था साथियों रुडोल्फ गोइकिल। क्या नाम था? जिसका नाम था रुडोल्फ गोइकिल। रुडोल्फ गोइकिल। रुडोल्फ गोइकिल ने एक पुस्तक लिखी थी साथियों 1590 में, और उस पुस्तक का नाम था हुआ करता था साथियों साइकोलॉजिया। साइकोलॉजिया। साइकोलॉजिया नामक पुस्तक में सर्वप्रथम मनोविज्ञान शब्द की परिचर्चा की गई थी। ध्यान में रखना साथियों कि साइकोलॉजिया नामक पुस्तक लिखी थी 1590 में रुडोल्फ गोइकिल ने, और रुडोल्फ गोइकिल ने इस पुस्तक में सर्वप्रथम मनोविज्ञान शब्द की परिचर्चा की थी। साथियों, मनोविज्ञान विषय के बारे में आपको बताऊंगा कि कैसे मनोविज्ञान विषय का स्वतंत्र विषय का दर्जा प्राप्त हुआ और किस प्रकार मनोविज्ञान एक नए विषय के रूप में हमारे सामने उभर करके आया, इसके बारे में हम जानेंगे। देखो, रुडोल्फ गोइकिल ने उस पुस्तक में 1590 में एक पुस्तक लिखी साइकोलॉजी, उसमें मनोविज्ञान शब्द की परिचर्चा की थी साथियों। अब हमें यह देखना है कि मनोविज्ञान शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई या किस शब्द से इसकी उत्पत्ति है जो मनोविज्ञान की उत्पत्ति मानी जाती है। तो आपको भी पता है साथियों, मनोविज्ञान को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? मनोविज्ञान को अंग्रेजी में साइकोलॉजी कहते हैं साथियों। क्या कहते हैं? साइकोलॉजी। साइकोलॉजी। साइकोलॉजी कहते हैं अंग्रेजी में। और साथियों, ये साइकोलॉजी शब्द है ना, ये एक अंग्रेजी भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? अंग्रेजी भाषा का। अंग्रेजी भाषा का शब्द है। और ये साइकोलॉजी शब्द साथियों, इसका सर्वप्रथम विभाजन की अगर मैं बात करूं तो सर्वप्रथम इसका विभाजन गेरिट ने किया था। किसने किया था साथियों? गेरिट नाम के एक व्यक्ति हुआ करते थे। गेरिट महोदय ने इस साइकोलॉजी शब्द का विभाजन किया था और डिवाइडेशन किया था इस शब्द का, और दो भागों में बांटा था साथियों। दो भागों में बांटा, जिसका एक का नाम था साथियों साइको, साइको, और एक नाम था साथियों लोगस, लोगस। अब साथियों, आपके मस्तिष्क में एक प्रश्न आ रहा है कि साइको शब्द का अर्थ क्या बताया और लोगस शब्द का अर्थ क्या बताया, ये साइकी शब्द कहां से लिया गया है, ये लोगस शब्द कहां से लिया गया है। देखो, साइको शब्द का अर्थ उसने आत्मा बताया। किसने? गिरिट महोदय ने। और लोगस शब्द का अर्थ उसने क्या कहा? अध्ययन करना। क्या बताया? अध्ययन करना। अध्ययन करना कहा। क्या बताया? अध्ययन करना। अब हमें देखना है, देखो, आत्मा का अध्ययन, इसके बारे में मैं पढ़ाऊंगा, आपको बताऊंगा कि किस प्रकार आत्मा का अध्ययन उसने बताया, किस प्रकार क्या परिभाषा, उनको आगे हम पढ़ते जाएंगे विस्तृत, इनकी विस्तृतता के बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। तो साथियों देखो, ये जो साइकोलॉजी शब्द दिखाई दे रहा है आपको, है ना, ये साइकोलॉजी शब्द किस भाषा का शब्द है? अगर प्रश्न ऐसा आ जाए कि साइकोलॉजी शब्द किस भाषा का है, तो अंग्रेजी भाषा का शब्द है साइकोलॉजी शब्द। और ये साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के संदर्भ, किस भाषा से हुई है? यानी अगर इस शब्द की उत्पत्ति के बारे में पूछे, यानी भाई साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, तो साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति है वो ध्यान में रखना साथियों, यहाँ पे यूनानी भाषा, यूनानी भाषा, यूनानी भाषा, यूनानी भाषा, यूनानी भाषा, या आप इसको बोल सकते हो साथियों ग्रीक भाषा। कौन सी भाषा बोल सकते हो आप? इसे ग्रीक भाषा बोल सकते हो।
ग्रीक भाषा से हुई है। अब ये ध्यान में रखना साथियों, यूनानी और ग्रीक भाषा के दो शब्द हैं यहाँ पे, साइको और लोगस, ये दोनों शब्द किस भाषा के, ये यूनानी या ग्रीक भाषा के शब्द है। साथियों ध्यान में रखना, यहाँ पे लेटिन भाषा मत कर देना, लेटिन या रोमन भाषा अलग होती है, यूनानी और ग्रीक भाषा होती है वो अलग होती है। देखो ये जो साइको और लोगस शब्द है ये दोनों यूनानी भाषा के शब्द हैं, जिसके मेल से साइकोलॉजी शब्द बना है। और इस साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति है वो किस, साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति यूनानी या ग्रीक भाषा से हुई है, साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति। और साइकोलॉजी शब्द का हिंदी रूपांतरण क्या है, मनोविज्ञान है, और जिसके बारे में हम आज पढ़ रहे हैं। तो साथियों इसके बारे में विस्तृत जानकारी मैं आपको बता देता हूं। ये आपको मैंने बताई कि साइकोलॉजी शब्द कहां से आया, इस साइकोलॉजी शब्द का सबसे पहले परिचय चाहिए, साइकोलॉजी शब्द सबसे पहले मनोविज्ञान शब्द सबसे पहले कौन लेकर के आया, तो रुडोल्फ गोइकल 1590 में लेकर के आया था। उसकी एक पुस्तक हुआ करती थी, साइकोलॉजी नामक पुस्तक हुआ करती थी। और साथियों साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से मानी जाती है, तो साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति है वो यूनानी भाषा या ग्रीक भाषा के दो शब्द हुआ करते थे, साइको और लोगस, जिससे इसकी उत्पत्ति मानी जाती है साइकोलॉजी शब्द के बारे में। अब साथियों इसके बारे में हमने जानकारी प्राप्त कर ली। अब हमें ये देखना है कि जो मनोविज्ञान है ना, इस मनोविज्ञान की उत्पत्ति किस प्रकार हुई, इस मनोविज्ञान का विकास क्रम क्या था, किस प्रकार इसमें कैसे कैसे विज्ञान का दर्जा प्राप्त हुआ, उसकी तरफ मैं आपको ले जाकर के जा रहा हूं साथियों। तो साथियों हम सबसे पहले इसके संदर्भ में हमें जानना है कि भाई मनोविज्ञान का स्वरूप क्या है, मनोविज्ञान का रूप क्या है, मनोविज्ञान की उत्पत्ति किस विषय के रूप में होती है। इन सभी तमाम विषय वस्तुओं की जानकारी आज की क्लास में हम बहुत अच्छे तरीके से जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। तो साथियों अब हम इसके विकास क्रम की यानी उत्पत्ति के बारे में पढ़ेंगे, यानी मनोविज्ञान का विकास क्रम पढ़ने जा रहे हैं। तो ध्यान रखना साथियों हम क्या पढ़ रहे हैं, मनोविज्ञान का विकास क्रम पढ़ेंगे, मनोविज्ञान का विकास क्रम के बारे में। अब हमें यह देखना होता है कि भाई मनोविज्ञान के विकास क्रम उत्पत्ति के संदर्भ में पढ़ रहे हैं, यानी उसका उत्पत्ति किस विषय के रूप में मानी जाती है। तो मनोविज्ञान की जो उत्पत्ति है वो आत्मा के विज्ञान के रूप में मानी जाती है ना। मनोविज्ञान की उत्पत्ति किस विषय के रूप में मानी जाती है, आत्मा के विज्ञान के रूप में मानी जाती है, जो वर्तमान में व्यवहार के विज्ञान पे आकर के टिका हुआ है साथियों। आत्मा का विज्ञान से मनोविज्ञान की शुरुआत मानी जाती है, और वर्तमान में मनोविज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है, मनोविज्ञान में व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। इसलिए मनोविज्ञान की उत्पत्ति आत्मा के विज्ञान के रूप में मानी जाती है, और वर्तमान में व्यवहार के विज्ञान पे मनोविज्ञान टिका हुआ है ना। तो सबसे पहले कौन सा मनोविज्ञान के विकास क्रम में कौन सा विज्ञान आता है, आत्मा का विज्ञान आता है। तो साथियों कौन सा विज्ञान आया, ध्यान रखना आप, सबसे पहले विज्ञान आता है आत्मा का विज्ञान, आत्मा का विज्ञान, साइंस ऑफ सूल, सबसे पहले आत्मा का विज्ञान आता है साथियों। अब हमें यह देखना है कि आत्मा का विज्ञान आया तो इस आत्मा को विज्ञान को लेकर के कौन आया था, इस आत्मा के विज्ञान को जनक किसे कहा जाता है ना, इस विषय के बारे में हमें जानना है। तो साथियों सबसे पहले मैं आपको यह बात बता दूं कि आत्मा का जो विज्ञान है ना, इसको सबसे पहले एक व्यक्ति हुआ करते थे अरस्तु, जिन्होंने आत्मा का विज्ञान, जो कि क्या है, आत्मा का विज्ञान लेकर के आए थे। तो इस आत्मा के विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है, आत्मा के विज्ञान के जनक किसे माना जाता है, अरस्तु को माना जाता है साथियों। किसको माना जाता है, अरस्तु को। अरस्तु ये एक दार्शनिक हुआ करते थे साथियों, अरस्तु। अब साथियों इस आत्मा के विज्ञान का समर्थन किन किन लोगों ने इस आत्मा के विज्ञान का समर्थन किया। तो समर्थनकर्ताओं की अगर मैं यहां पे बात करूं तो समर्थनकर्ताओं के नाम भी यहां पे लिख रहा हूं, समर्थनकर्ता, यानी इस आत्मा के विज्ञान का समर्थन किन किन व्यक्तियों ने किया। तो साथियों अरस्तु के गुरु हुआ करते थे, उसका नाम था साथियों प्लेटो। क्या नाम था, प्लेटो ने इसका क्या किया, आत्मा के विज्ञान का क्या किया था, समर्थन किया था। और साथियों अगर मैं बात करूं प्लेटो के अलावा एक और व्यक्ति हुआ करते थे साथियों, जिसका नाम था डेकार्टे ने साथियों इस बात का भी क्या किया, आत्मा के विज्ञान की खुल करके व्याख्या की, और आत्मा के विज्ञान का भी उसने भी क्या किया, समर्थन किया। किसने, अरस्तु ने, प्लेटो ने, डेकार्टे ने। और साथियों एक और व्यक्ति हुआ करते थे जिसका नाम था साथियों रुडोल्फ गोइकिल। साथियों ये वही रुडोल्फ गोइकिल है, अभी मैंने आपको बताया था, जिन्होंने सबसे पहले मनोविज्ञान के संदर्भ में सबसे पहले पहला ग्रंथ लिखा था साइकोलॉजिया। कौन सी पुस्तक लिखी थी उसने, अभी मैंने आपको बताया था साइकोलॉजिया नामक पुस्तक लिखी थी।
और साइकोलॉजी पुस्तक कब लिखी थी? तो साइकोलॉजी पुस्तक साथियों उसने 1590 में लिखी थी और उस पुस्तक में सबसे पहले इस मनोविज्ञान शब्द की क्या की थी? परिचर्चा की थी। मनोविज्ञान शब्द की परिचर्चा की थी। ध्यान रखना, मनोविज्ञान शब्द की सर्वप्रथम किसने दिया और कब दिया? तो ध्यान में रखना, रुडोल्फ बाइकिल ने दिया था। उसकी पुस्तक थी साइकोलॉजिया। ठीक है, उस पुस्तक में उसने क्या किया कि मनोविज्ञान शब्द का वर्णन किया गया था उस पुस्तक में। कौन सी पुस्तक में? साइकोलॉजी पुस्तक में। साथियों रुडोल्फ बाइकिल की पुस्तक थी साइकोलॉजी, या आप उसको रुडोल्फ गोइकिल्स के भी कई पुस्तकों में इसका नाम है जो देखने को मिलता है। उसकी पुस्तक का नाम कई जगह रुडोल्फ गोइकिल भी देखने को मिलता है, गोइकिल्स देखने को मिलता है, या साइकोलॉजी भी नाम आपको देखने को मिलता है। तो ध्यान रखना, यानी आत्मा का विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? अरस्तु को कहा जाता है। और इस बात का समर्थन करने वाले कौन थे? अरस्तु के गुरु हुआ करते थे प्लेटो। और प्लेटो के गुरु प्लेटो किसके शिष्य हुआ करते थे साथियों? प्लेटो सुकरात के शिष्य हुआ करते थे। यह भी बात आप ध्यान में रखना, यानी प्लेटो के गुरु कौन हुआ करते थे? सुकरात हुआ करते थे। और सुकरात के शिष्य प्लेटो हुआ करते थे। प्लेटो के शिष्य कौन हुआ करते थे? अरस्तु हुआ करते थे। अब साथियों हमें इस बात को पढ़ना है। देखो हमारा विषय आत्मा का विज्ञान के बारे में पढ़ रहे हैं, तो आत्मा का विज्ञान का समर्थन किसने किया? प्लेटो ने किया, डेकार्टे ने किया और रुडोल्फ बाइकिल ने किया था साथियों। अब देखो हमारे मस्तिष्क में एक प्रश्न और आ जाता है कि भाई आत्मा के विज्ञान को लेकर के तो अरस्तु आया और समर्थन इन महान वैज्ञानिकों ने किया, लेकिन इस आत्मा के विज्ञान की उत्पत्ति किस विषय से मानी जाती है ना? और इसकी जो जनक कौन किसको कहा जाता है? इसकी जननी किसे कहा जाता है? इस विषय की मतलब किस प्रकार इसको आत्मा का विज्ञान की शुरुआत हुई, ऐसे तथाकथित प्रश्न हमारे मस्तिष्क में यानी मस्तिष्क पटल पे अपना घर बना रहे हैं। तो उन प्रश्नों का जवाब हमें यहाँ पे लेना जरूरी हो जाता है। तो साथियों सबसे पहले अब हमें यह पढ़ना है कि आत्मा का विज्ञान की उत्पत्ति किस विषय से मानी जाती है। उस विषय के बारे में जानेंगे तब हमें पता चलेगा कि मनोविज्ञान का जनक कौन है और मनोविज्ञान की जननी कौन है। तो उस विषय की तरफ मैं लेकर के जा रहा हूं साथियों कि आत्मा का विज्ञान आ गया सबसे पहले। चलो इससे पहले मैं आपको एक विशिष्ट जानकारी बता देता हूं कि मनोविज्ञान के संदर्भ में सबसे पहले एक स्टेटमेंट आता है साथियों। उस स्टेटमेंट के बारे में आपको बता देता हूं। तो सबसे पहले एक स्टेटमेंट आता है, एक महान वैज्ञानिक मनोवैज्ञानिक हुआ करते थे, उसका नाम था साथियों एबिंगहास। क्या नाम था? एबिंगहास के स्टेटमेंट के बारे में बता देता हूं। एबिंगहास का स्टेटमेंट आपको ध्यान में होना चाहिए साथियों। एबिंगहास क्या कहते हैं? उसका एक स्टेटमेंट था, उसका एक कथन था साथियों। वो ये कहते हैं कि मनोविज्ञान का अतीत बहुत लंबा है। अतीत बहुत लंबा है, जबकि मनोविज्ञान का इतिहास बहुत छोटा है। इतिहास बहुत छोटा है, बहुत छोटा है या छोटा है ऐसा बोल सकते हो आप, ऐसी परिभाषा है। उसका एक स्टेटमेंट है साथियों, परिभाषा नहीं है। मनोविज्ञान का अतीत बहुत बड़ा है जबकि मनोविज्ञान का इतिहास बहुत छोटा है, ऐसा स्टेटमेंट किसने दिया था साथियों? एबिंगहास का स्टेटमेंट है मनोविज्ञान के संदर्भ में। सबसे पहले हम स्टेटमेंट की बात कर रहा हूं साथियों, फिर मैं आपको विकास क्रम के बारे में क्रम से बता दूंगा। तो साथियों ध्यान में देना, ध्यान देखो, इस परिभाषा को आप देखो, गौर से देखोगे तो आपके सामने कुछ शब्द दिखाई दे रहे हैं जो बहुत ही अच्छे शब्द हैं, जिसपे आपको गौर करना, आपको परिभाषा समझ में आ जाएगी। देखो मनोविज्ञान का अतीत और मनोविज्ञान का इतिहास, ये दो शब्द देखो किस बात को इंडिकेट कर रहे हैं। देखो अतीत और इतिहास दोनों शब्द किस बात को इंडिकेट कर रहे हैं? दोनों शब्द क्या है कि भूतकाल को इंडिकेट कर रहे हैं, है ना, पास्ट को इंडिकेट कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हो कि ये दोनों शब्द किस बात को इंडिकेट कर रहे हैं? अतीत और इतिहास। अब आपको पता है कि भूतकाल की बातें कर रहे हैं, दोनों में भूतकाल की बातें बताई जा रही हैं, बीते हुए समय की बातें बताई जा रही है। अब हमें यह पता होना चाहिए कि ये अतीत क्या होता है, इतिहास किसे कहते हैं, है ना, इसके बारे में आपको बता देता हूं। देखो किसी विषय वस्तु या कोई भी विषय वस्तु होती है उसके हमें लिखित साक्ष्य मिल जाते हैं। जिसके लिखित साक्ष्य मिलते हैं, जिसके प्रमाण अगर मिल जाते हैं लिखित रूप में, तो वो तो क्या होता है साथियों? इतिहास होता है। अगर किसी विषय वस्तु के हमें लिखित साक्ष्य नहीं मिलते हैं, कोई प्रमाण नहीं मिलता है, उसे हम क्या कहते हैं? अतीत कहते हैं। चलो मैं आपको इसको एक डायग्राम से समझाने की कोशिश करता हूं, जिससे आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा कि आप समझ जाओगे कि अतीत क्या, इतिहास लंबा, इतिहास मतलब छोटा कैसे और अतीत बड़ा कैसे है, ये किस प्रकार का ये। चलो मैं आपके सामने एक संख्या रेखा को प्रदर्शित करता हूं। ये एक संख्या रेखा जिस पे गणित की सभी संख्या आपको पता है विद्यमान होती है। मान लो यहाँ पे शून्य है यहां पर क्या है? शून्य है मान लो। और देखो इस शून्य से इस तरफ संख्या देख लो आप, यहां पे लगा लो 1 2 3 4 और 5 और 6, मान लो यहां तक, और इस तरफ लगा लो आप, इस पे सभी संख्या विद्यमान है।
कोई भी संख्या लगा लो साथियों, आप आराम से लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। अपने लगा ली और कैंसिल इसको बढ़ा। अब देखो ये संख्या है और इस तरफ आप मान लो ईस्वी सन, ईस्वी ईसा पूर्व, ईसा पूर्व, और इस तरफ आप मान लो ईस्वी सन, ईस्वी ईस्वी सन, ई और वी, इस तरफ मान लिया ई और ओ, यानी ईसा पूर्व, और यह है इस तरफ ईसा ईस्वी ईस्वी सन हो गई और इस तरफ ईसा पूर्व हो गया। ठीक है, अब देखो मैंने आपको बताया कि भाई मनोविज्ञान की, अब यहां पे आपको थोड़ी सी बात पे ध्यान देना है कि मनोविज्ञान की उत्पत्ति भी समझ जाओगे और मनोविज्ञान की जनक भी कौन थी, जननी कौन थी, यहां पे बहुत सारी बातें आपको क्लियर होने वाली हैं। तो ध्यान में देखना साथियों, चौथी और पांचवी शताब्दी के आसपास की मैं बात कर रहा हूं, है ना। उस शताब्दी के आसपास क्या हुआ करता था कि वेस्टर्न मतलब जो चौथी या पांचवी शताब्दी में आसपास में क्या हुआ करता था कि पश्चिम साइड में यानी पश्चिमी देशों में क्या हुआ करता था, एक विषय चलता था, उस विषय का नाम हुआ करता था साथियों दर्शन शास्त्र। क्या नाम हुआ करता था? दर्शन शास्त्र पर अध्ययन किया जाता था। दर्शन शास्त्र, दर्शन शास्त्र नामक विषय चलता था, चौथी और पांचवी शताब्दी की बात कर रहा हूं। उस समय में क्या है कि दर्शन शास्त्र नामक एक विषय चलता था, और साथियों इस विषय के अंतर्गत क्या होता था कि इसके अंदर इसका एक भाग हुआ करता था मनोदर्शन। क्या नाम हुआ करता था? मनोदर्शन। मनोदर्शन इसका भाग हुआ करता था, जिसमें क्या किया जाता था, इसमें क्या है कि इसमें दर्शन शास्त्र में क्या होता है इसके बारे में आपको बताऊंगा। ठीक है, तो मनोदर्शन एक विषय चलता था दर्शन शास्त्र, है ना। तो दर्शन शास्त्र क्या है पहले तो हमें यह देखना है। अब देखो दर्शन शास्त्र क्या होता है इसके बारे में आपको बता देता हूं कि मैं आपके सामने मान लो एक विषय का नाम लेता हूं, जैसे आपके सामने एक भूगोल विषय का नाम लिया। अब भूगोल की विषय वस्तु क्या होती है, भूगोल का कंटेंट क्या होता है, ये तो आप जानते होंगे, है ना। भूगोल के अंदर हम क्या क्या पढ़ते हैं, भूगोल की विषय वस्तु क्या होती है, तो भूगोल के अंदर नदी पढ़ते हैं, है ना, नहरें पढ़ते हैं, है ना, खनिज पढ़ते हैं, है ना। और साथियों हम कई जैसे जितने भी जलवायु पढ़ते हैं, मौसम के बारे में भूगोल के अंतर्गत पढ़ते हैं, यानी ये भूगोल विषय की क्या है, कंटेंट है, भूगोल विषय की क्या है, विषय वस्तु होती है ना। उसी प्रकार साथियों जैसे मैं आपके सामने एक और नाम लेता हूं, जैसे भारतीय राज व्यवस्था, यानी भारतीय राज व्यवस्था अंतर्गत हम क्या क्या पढ़ते हैं, तो भारतीय राज व्यवस्था के अंतर्गत हम क्या कि भारत का संविधान पढ़ते हैं, है ना। भारत के जितने भी संविधान के अंदर जितने भी अनुच्छेद दिए गए उनका सबका अध्ययन करते हैं, है ना। भाई मूल अधिकार किस में दिए गए हैं, मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में दिए गए हैं, संसद का किस में उल्लेख किया गया है, प्रधानमंत्री का उल्लेख किस में किया गया है, कौन से अनुच्छेद में किया गया है ना। ये तमाम विषय वस्तु होती है ना, ये भारतीय राज व्यवस्था की होती है ना। तो उसी प्रकार क्या है कि दर्शन शास्त्र का अपनी एक विषय वस्तु होती है। दर्शन शास्त्र में क्या पढ़ते हैं, तो दर्शन शास्त्र में साथियों हम पढ़ते हैं, देखो मैं आपको उसके बारे में बताता हूं। तो दर्शन शास्त्र में हम पढ़ते हैं साथियों कि दर्शन शास्त्र में एक तो पढ़ा जाता है साथियों आत्मा के बारे में अध्ययन किया जाता है। आत्मा, परमात्मा और ब्रह्म के बारे में अध्ययन किया जाता है। ब्रह्म के बारे में, किसके बारे में अध्ययन किया जाता है? देखो दर्शन शास्त्र में आत्मा, परमात्मा, ब्रह्म, यानी ये आत्मा, ये क्या है कि दर्शन शास्त्र का विषय वस्तु होती है, जिसके अंतर्गत हम क्या किसका अध्ययन करते हैं, आत्मा क्या होती है, परमात्मा क्या होता है, ब्रह्म क्या होता है, इन सब के बारे में दर्शन शास्त्र के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। तो इन सब के बारे में अध्ययन किसके अंतर्गत करते हैं, दर्शन शास्त्र में। दर्शन शास्त्र के अंदर एक भाग होता है, उसका एक मनोदर्शन नाम का उस समय एक भाग चलता था साथियों, जिसमें हम क्या करता था। अब देखो दर्शन शास्त्र के अंतर्गत आत्मा, परमात्मा, ब्रह्म का अध्ययन होता था। हमारे पास साथियों ज्ञान के स्रोत देखो 5 होते हैं। एक तो होता है साथियों, देखो यहां पे मैं आपको लिख के बता देता हूं, एक तो होता है कान, एक होता है नाक, एक होता है आंख, एक होता है जीभ, और एक होती है साथियों त्वचा। ये हमारे पास ज्ञान के कितने स्रोत होते हैं? 5 स्रोत होते हैं साथियों, आंख, कान, नाक और जीभ और त्वचा। ये 500 से हमें क्या होता है, ज्ञान प्राप्त होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, ज्ञानेंद्रियां कहते हैं, है ना। और जिस ज्ञान की प्राप्ति इनसे प्राप्त होती है ना, उसे हम क्या कहते हैं, इन सब से प्राप्त होता है, उसे ज्ञान हमें इन सब से प्राप्त होता है। और जो ज्ञान हमें इन 5 इंद्रियों से प्राप्त नहीं होता है, यानी इन हमारी इंद्रियों से जो ज्ञान परे होता है, जिसे हम परिइंद्रिय ज्ञान कहते हैं, उस ज्ञान का अध्ययन किस विषय के अंतर्गत करते हैं, दर्शन शास्त्र नामक विषय के अंतर्गत करते हैं साथियों। किस विषय के अंतर्गत करते हैं, दर्शन शास्त्र विषय के अंदर। जैसे मैं साथियों आपके सामने आत्मा, परमात्मा, ब्रह्म का नाम लेता हूं, जैसे मान लो आपके सामने मैं किसी भूत का नाम ले लिया, क्या आपने भूत कभी देखा है?
नहीं देखा साथियों, नहीं आप भूत के बारे में जानते हो, है ना, और नहीं आपने भूत के बारे में क्या है कि कभी महसूस किया है, तो आप कैसे कह सकते हो? तो ऐसी विषय वस्तुओं को अध्ययन किसके अंतर्गत करते हैं? दर्शन शास्त्र के अंतर्गत करते हैं। यानी ऐसी विषय वस्तु जिसका जो ज्ञान हमें हमारी इंद्रियों से प्राप्त नहीं होता है, जिससे जो ज्ञान हमारी इंद्रियों से परे होता है, उस ज्ञान का अध्ययन किस विषय के अंतर्गत करते हैं? दर्शन शास्त्र विषय के अंतर्गत करते हैं। तो साथियों, दर्शन शास्त्र का जो मुख्य उद्देश्य हुआ करता था ना, जो चौथी पांचवी शताब्दी के आसपास नामक चौथी और पांचवी शताब्दी के आसपास दर्शन शास्त्र नामक एक विषय चलता था, जिसका मुख्य उद्देश्य हुआ करता था साथियों, जिसका अध्ययन करना था आत्मा, परमात्मा, ब्रह्म के बारे में जानना, है ना, कि आत्मा क्या होती है, परमात्मा क्या होता है, ब्रह्म क्या होता है, इन सभी विषय वस्तुओं के बारे में जानना दर्शन शास्त्र का उस समय विषय हुआ करता था। और दर्शन शास्त्र का मुख्य उद्देश्य हुआ करता था कि मनुष्य का मिलन किससे करवाना? आत्मा से करवाना। मनुष्य का मिलन किससे करवाना? आत्मा से करवाना। मनुष्य का मिलन ईश्वर से करवाना। ये दर्शन शास्त्र नामक विषय का मुख्य उद्देश्य हुआ करता था। देखो मैं आपको यहां पे बताता हूं, दर्शन शास्त्र नामक विषय का मुख्य उद्देश्य हुआ करता था साथियों, उद्देश्य की बात कर रहा हूं कि मनुष्य का मिलन किससे करवाना? ईश्वर से करवाना। किससे? ईश्वर से करवाना। यानी दर्शन शास्त्र नामक विषय का मुख्य उद्देश्य था मनुष्य का मिलन ईश्वर से करवाना। यानी आप समझ गए कि आत्मा का मिलन किससे करवाना? परमात्मा से करवाना। यह उनका विषय हुआ करता था। तब एक महान दार्शनिक उस समय वहां पे आते हैं, उसका नाम था साथियों अरस्तु। अरस्तु आते हैं, अरस्तु ने कहा कि हमें मनुष्य का मिलन किससे करवाना? ईश्वर से करवाना है ना। किससे करवाना है? मनुष्य का मिलन हमें किससे करवाना है? ईश्वर से करवाना है। तो हमें सबसे पहले ईश्वर को समझने से पहले हमें इस मानव को समझना पड़ेगा। किसको समझना पड़ेगा? इस मानव को समझना पड़ेगा। और इस मानव को समझने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा? इस आत्मा को समझना पड़ेगा। तो आत्मा को समझने के लिए साथियों यहीं से क्या है कि आत्मा के विज्ञान की क्या हो जाती है? शुरुआत हो जाती है। यानी आत्मा के विज्ञान की शुरुआत कब होती है? जब जरूरत पड़ी कि भाई हमें मनुष्य को समझना है, और मनुष्य को समझने के लिए क्या करना पड़ेगा? आत्मा का अध्ययन करना पड़ेगा। ऐसा किसने कहा? अरस्तु ने कहा। अरस्तु साथियों उस समय दर्शन शास्त्र नामक विषय का क्या कर रहे थे? अध्ययन कर रहे थे, है ना। तो उस समय का, और ये सभी के सभी क्या है कि ये मनोदर्शन के अंतर्गत आता था। यानी पहले क्या होता था कि मनोविज्ञान क्या था? मनोविज्ञान उस समय मनोविज्ञान नाम नहीं था। उस समय ये क्या था? ये दर्शन शास्त्र नामक विषय का एक भाग हुआ करता था। यानी मनोदर्शन नाम से उस समय ये चलता था। यानी कौन? मनोविज्ञान एक मनोदर्शन के नाम से एक विषय चलता था, और जिसके अंतर्गत आत्मा, परमात्मा और ब्रह्म का अध्ययन किया जाता था। और साथियों फिर अरस्तु नामक एक व्यक्ति आते हैं, उसने कहा कि हमें देखो दर्शन शास्त्र का उद्देश्य था मनुष्य का मिलन ईश्वर से करवाना, यानी आत्मा का मिलन परमात्मा से करवाना। तब अरस्तु ने कहा कि हमें परमात्मा को समझने से पहले, यानी मनुष्य परमात्मा को समझने से पहले इस आत्मा पे अध्ययन करना चाहिए। हमें आत्मा को अगर परमात्मा से मिलाना है तो इस आत्मा को हमें समझना चाहिए। यानी अगर मनुष्य को ईश्वर से मिलाना है तो पहले इस मनुष्य को समझना चाहिए, और मनुष्य को समझने के लिए मनुष्य की आत्मा को हमें अध्ययन करना चाहिए। तभी से क्या है कि आत्मा के विज्ञान की क्या हो जाती है साथियों? शुरुआत हो जाती है। अब देखो तब से आत्मा के विज्ञान की शुरुआत हो जाती है। कब? चौथी पांचवी शताब्दी की बात कर रहा हूं साथियों। कब? तब से लेकर के अध्ययन शुरू हो जाता है। किस पे? दर्शन शास्त्र में इस आत्मा, परमात्मा, ब्रह्म पे अध्ययन हो जाता है। लेकिन साथियों ये समय बीतता गया, और अब आपको भी पता है कि आत्मा का विज्ञान कब आता है। फिर आत्मा का विज्ञान साथियों आपको पता है कि 16वीं शताब्दी में कौन सा विज्ञान आता है? आत्मा का विज्ञान आता है। आत्मा का विज्ञान आता है। कब आता है? 16वीं शताब्दी में आत्मा का विज्ञान आता है ना। आपको भी पता है। देखो 16वीं शताब्दी में अब कई साथियों के प्रश्न दिमाग में ये उठ रहा होगा कि गुरुजी आपने ये तो बता दिया कि भाई दर्शन शास्त्र का एक भाग हुआ करता था मनोदर्शन। उस समय अरस्तु इस बात पे अध्ययन किया अरस्तु उस समय इस बात पे अध्ययन किया करते थे, है ना, आत्मा के बारे में। तो 16वीं शताब्दी में आता तो उस समय इसका आत्मा होती नहीं थी, है ना, मतलब आत्मा नहीं, अरस्तु होता ही नहीं था। तो आत्मा का अध्ययन यहाँ पे 16वीं शताब्दी में कैसे करता था भाई? ये तो प्रश्न आपके दिमाग में जब मैंने भी पढ़ा तो मेरे मस्तिष्क में भी ये प्रश्न आया था। तो साथियों ध्यान में रखना, अरस्तु तो यहाँ थे, चौथी पांचवी शताब्दी में थे, लेकिन इस शताब्दी में नहीं थे। लेकिन इस समय अरस्तु के विचार तो थे ना, और इस समय जब विचार थे ना अरस्तु के, तो इसी विचारों के आधार पर क्या हुआ कि आत्मा का विज्ञान का जनक किसे मान लिया जाता है? अरस्तु को मान लिया जाता है। साथियों अब देखो,
अब यहां से 16वीं शताब्दी में कौन सा विज्ञान आता है? आत्मा का विज्ञान आता है। इसके बाद फिर आपको पता है कि 16वीं शताब्दी के अंत में जाकर के आत्मा के विज्ञान का क्या कर दिया जाता है? अस्वीकारीकरण कर दिया जाता है। आत्मा के विज्ञान की जो परिभाषा थी उसे अस्वीकारीकरण कर दिया गया और आत्मा के विज्ञान को खंडन करके एक नया विज्ञान जन्म लेता है ना। तो उस विज्ञान का नाम था साथियों, उस विज्ञान का नाम होता है मन या मस्तिष्क का विज्ञान। कौन सा विज्ञान होता है? मन या मस्तिष्क का विज्ञान, मस्तिष्क का विज्ञान। अब ये साथियों आपको पता है कि 17वीं 18वीं शताब्दी पर इसमें खूब इस पे चर्चा होती है ना। कौन से विज्ञान पे? मन या मस्तिष्क के विज्ञान को कौन लेकर के आया था? मैं आपको आगे विकास क्रम में बताऊंगा। पंपोनोजी नाम के एक महान वैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक हुआ करते थे, जिन्होंने मन या मस्तिष्क के विज्ञान की खुल करके व्याख्या की थी। और इसके बाद साथियों क्या आते आते 18वीं शताब्दी के अंत में आते आते और 19वीं शताब्दी में आते आते इस मन या मस्तिष्क के विज्ञान का अस्वीकारीकरण कर दिया जाता है और फिर एक नया विज्ञान का जन्म लेता है और उस विज्ञान का नाम होता है साथियों चेतना का विज्ञान। क्या नाम होता है? चेतना का विज्ञान। कौन सा विज्ञान होता है? चेतना का विज्ञान होता है। और फिर साथियों चेतना को, विज्ञान को आपको भी पता है कौन लेकर के आया था? विलियम वुंट नाम एक वैज्ञानिक हुआ करते थे, जो कि विलियम वुंट ने किया कि चेतना को, विज्ञान को लेकर के आते हैं। लेकिन साथियों समय की गति है जो अपने समय अपने हिसाब से आगे बढ़ता जाता है और इस विषय वस्तुओं पर ज्यादा से ज्यादा वैज्ञानिक है, मनोवैज्ञानिक है, वो अध्ययन करते हैं और इसके बाद इस चेतना के विज्ञान का भी खंडन कर दिया जाता है और चेतना के विज्ञान की जो परिभाषा थी उनका भी अस्वीकारीकरण कर दिया जाता है और एक नया विज्ञान आता है साथियों। 20वीं शताब्दी के आसपास की बातें कर रहा हूं, है ना। 20वीं शताब्दी में एक विज्ञान जन्म लेता है जिसे कहा जाता है व्यवहार का विज्ञान। व्यवहार का विज्ञान क्या कहा जाता है? व्यवहार का विज्ञान कहा जाता है। अब व्यवहार को, विज्ञान को लेकर के साथियों कौन आया था? तो जेबी वॉटसन लेकर के आया था, जिसका पूरा नाम था जॉन ब्रॉडसन, जो कि अमेरिका के रहने वाले थे। साथियों ये विकास क्रम पढ़ेंगे ना धीरे धीरे, हम आगे आपको पूरी विषय वस्तु के बारे में बताते जाएंगे, किस प्रकार शुरुआत होती है, किस प्रकार। तो साथियों अब देखो इस डायग्राम के माध्यम से मैं क्या कहना चाह रहा, समझाना चाह रहा था, मैं समझाना चाह रहा था एबिंगहास का स्टेटमेंट। एबिंगहास ने, अभी हमने लिखा था कि भाई मनोविज्ञान का अतीत तो बहुत बड़ा है जबकि इतिहास बहुत छोटा है, ऐसे उनका स्टेटमेंट था। ऐसा क्यों कहा? देखो मनोविज्ञान का अतीत कैसे बड़ा है, अतीत कैसे बड़ा है वो ध्यान से देखो कि मनोविज्ञान देखो यहां से शुरू होती है, दर्शन शास्त्र नामक विषय से मनोविज्ञान की यहां से क्या है कि शुरुआत हो जाती है, यहां से एक मनोदर्शन नामक भाग है वो इसकी नींव पड़ जाती है और साथियों यहीं से क्या है कि शुरुआत हो जाती है और आते आते 16वीं शताब्दी में एक फिर क्या होता है कि इस पे अध्ययन शुरू होता है वापिस, है ना। बीच में इस पे कुछ नहीं होता, ये चलती जाती है ऐसी स्टोरी, लेकिन यहाँ पे एक नया विज्ञान जन्म ले जाता है। किसमें? इस दर्शन शास्त्र में एक विज्ञान का जन्म हो जाता है और एक नया विषय प्राप्त, एक नए विषय की तरफ हम बढ़ रहे हैं ना। तो यहां से देखो ये समय, फिर बाद में देखो 16वीं शताब्दी के बाद में 17वीं 18वीं 19वीं 20वीं शताब्दी तक साथियों यहाँ पे चलता है आत्मा के विज्ञान से लेकर के वर्तमान में मनोविज्ञान व्यवहार के विज्ञान पे टिका हुआ है ना। तो लगभग 400 साल तो ये मान के चलो आप, 400 साल, 400 वर्ष, है ना। और देखो 400 वर्ष ये हो गई। अब देखो दर्शन शास्त्र, यहां से मनोविज्ञान का, दर्शन शास्त्र का एक भाग है जिसमें मनोविज्ञान विषय के बारे में चर्चा शुरू हो जाती है। यहाँ पे एक अलग विषय शुरू हो जाता है, दर्शन शास्त्र का भाग है, उस पर अध्ययन करना शुरू हो जाता है ना। तो उसमें क्या होता है कि ये देखो चौथी शताब्दी से लेकर के 16वीं शताब्दी तक, तो कितने हो गए? 4 ये 16, यानी 2000 साल साथियों, 2000 साल, 2000 वर्ष तक, 2000 वर्ष तक क्या है साथियों, इसके बारे में कोई विशेष एक अलग विषय के रूप में उत्पन्न नहीं होता है। लेकिन 16वीं शताब्दी में एक आत्मा के विज्ञान के रूप में क्या है कि शुरुआत हो जाती है मनोविज्ञान की। हालांकि यहाँ पे मनोविज्ञान शब्द नहीं आया है, मनोविज्ञान शब्द की उत्पत्ति है, लेकिन मनोविज्ञान, प्रॉपर मनोविज्ञान का दर्जा किस प्रकार प्राप्त होता है वो मैं आपको बताऊंगा कि 1880 में जाकर के मनोविज्ञान को एक स्वतंत्र विषय की प्राप्ति हो जाती है ना। वो किस प्रकार होती है वो मैं आपको आगे विषय धीरे धीरे जब हम विकास क्रम पढ़ेंगे उसमें बताता जाऊंगा। तो साथियों देखो मनोविज्ञान का ये देखो ये अतीत है ना, इसमें कोई भी इसके लिखित साक्ष्य हमें नहीं मिलते हैं, तब जाकर के यहां से लेकर के यहां जाकर के आत्मा के विज्ञान में हमें कोई साक्ष्य या प्रमाण मिलते हैं, है ना। अब यहां से लेकर के लगातार मनोविज्ञान पे अध्ययन किया जाता है और बीच में इसकी कोई भी प्रमाणिक, कोई भी ऐसी प्रमाण नहीं मिलते हैं, कोई भी ऐसे निष्कर्ष या कोई तथ्य या कोई सिद्धांत नहीं मिलते हैं। तो ये क्या है, मनोविज्ञान का अतीत हो गया। क्या हो गया? अतीत हो गया। इसलिए एबिंगहास ने कहा था कि मनोविज्ञान का अतीत तो बहुत बड़ा है, लगभग 2000 साल का है, जबकि मनोविज्ञान का इतिहास देखो 400 साल में है, 400 साल का। इसलिए कहा था मनोविज्ञान के संदर्भ में सबसे पहले जो स्टेटमेंट देता है एबिंगहास, वो कहते हैं कि मनोविज्ञान का अतीत तो बहुत बड़ा है
है ना। अतीत तो बहुत बड़ा है लेकिन मनोविज्ञान का इतिहास छोटा है, ऐसा इसलिए कहा था। इसलिए मनोविज्ञान की इस परिभाषा को देखते हुए यह भी कहा जाता है कि मनोविज्ञान क्या है कि अभी अपनी विकास क्रम की शेष अवस्था में है। कौन सी? देखो अभी अभी मनोविज्ञान क्या है, शुरू हुआ है, 400 वर्ष हुए हैं ना, इसलिए इस परिभाषा को देखते हुए यह भी कहा जाता है कि मनोविज्ञान अपनी शेष अवस्था में, अभी अभी मनोविज्ञान शुरुआत हुआ है। देखो सबसे पहले आत्मा का विज्ञान आया, है ना। इसके बाद आत्मा के विज्ञान का स्वीकारीकरण हो गया, फिर मन या मस्तिष्क का विज्ञान आया, फिर इसका स्वीकारीकरण कर दिया गया, फिर चेतना का विज्ञान है, इसका स्वीकारीकरण कर दिया गया, फिर व्यवहार का विज्ञान आया, जो वर्तमान में व्यवहार के विज्ञान पे मनोविज्ञान टिका हुआ है। अब ये पता नहीं कि व्यवहार के विज्ञान पे कितने वर्षों तक टिका रहेगा, है ना। लगभग 200 साल तक मेरे हिसाब से आप भी अपने अंदाजे से लगा सकते हो कि धीरे धीरे मनोविज्ञान में कोई भी और भी नया विज्ञान भी आ सकता है ना। तो इस प्रकार मनोविज्ञान अभी अपनी विकास क्रम की शेष अवस्था में है ना। अभी मनोविज्ञान किस अवस्था में, अपनी परिभाषा से बता रहे हैं। देखो अपन क्या है, देखो मनो, इसलिए अपन का अभी आप है ना, इस जो एबिंगहॉस का जो स्टेटमेंट था वो आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे कि मनोविज्ञान का इतिहास लंबा, क्या इतिहास बड़ा, अतीत बड़ा कैसे, इतिहास छोटा कैसे, इस बात को आपने अच्छी तरीके से जान लिया था। तो साथियों ये तो था इस स्टेटमेंट के बारे में हमने जाना। चलो अब हम आगे की ओर चलते हैं। हमें किसकी तरफ बढ़ना है, हमें मनोविज्ञान के विकास क्रम को पढ़ना है। और विकास क्रम को अच्छी तरीके से पढ़ लेंगे ना तो हमें मनोविज्ञान की पूरी कहानी है वो समझ में आ जाएगी। किस प्रकार से समझेंगे वो अभी देखो। अब देखो मनोविज्ञान के संदर्भ में विकास क्रम यानी उत्पत्ति के संदर्भ में विकास क्रम पढ़ रहे हैं। सबसे पहले आत्मा का विज्ञान आया, जिसके जनक कौन थे, अरस्तु थे, लेकर के आए थे प्लेटो, इसका समर्थन किया, डेकार्टे ने किया, रुडोल्फ बोयकिल ने किया, है ना। ये सभी लोगों ने इस बात का समर्थन किया। अब हम ये पढ़ रहे थे कि आत्मा का विज्ञान की उत्पत्ति किस विषय से मानी जाती है। तो आत्मा की विज्ञान की उत्पत्ति अभी हमने पढ़ा था, एक दर्शन शास्त्र नामक विषय से मानी जाती है। किस विषय से मानी जाती है? दर्शन शास्त्र नामक विषय से मानी जाती है। दर्शन शास्त्र नामक विषय से आत्मा के विज्ञान की क्या मानी जाती है? उत्पत्ति मानी जाती है। इसलिए साथियों क्या कहते हैं कि आत्मा के विज्ञान की उत्पत्ति दर्शन शास्त्र नामक विषय से मानी जाती है। तो मनोविज्ञान की जननी क्या हो गई? मनोविज्ञान की जननी कहा जाता है दर्शन शास्त्र को। और मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? अरस्तु को कहा जाता है। मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? अरस्तु को कहा जाता है। अब आपको भी समझ में आ गया होगा। अब हमें यह देखना है कि मैंने आपको पहले भी बताया था, थोड़ा सा आपको यहाँ पे और बार बता देता हूं कि दर्शन शास्त्र क्या है ना। दर्शन शास्त्र में किसका अध्ययन किया जाता है? तो दर्शन शास्त्र में साथियों आपको पता है कि दर्शन शास्त्र में आत्मा, परमात्मा और ब्रह्म का अध्ययन किया जाता है। आत्मा, परमात्मा और ब्रह्म का अध्ययन किया जाता है। किसका? ब्रह्म का। और आत्मा और परमात्मा का अध्ययन किया जाता है। देखो हमारे पास ज्ञान के कितने स्रोत होते हैं? 5 स्रोत होते हैं। एक तो होती है साथियों आंख, जिसे हम देखते हैं। आंख, नाक, कान, जीभ और त्वचा, ये ज्ञान के स्रोत होते हैं हमारे पास, जिससे हमें ज्ञान प्राप्त होता है। ज्ञानेंद्रियां जिसे आप कहते हो आपकी भाषा में, है ना। तो देखो ये ज्ञान की प्राप्त होते हैं, इससे हमें तो ज्ञानेंद्रियां कहते हैं। और जो ज्ञान हमें इन 5 इंद्रियों से प्राप्त नहीं होता है, जिसे हम परिइंद्रिय ज्ञान कहते हैं, उस ज्ञान का अध्ययन यानी उस विषय वस्तु का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? दर्शन शास्त्र नामक विषय के अंतर्गत किया जाता है। अब साथियों देखो, अब हमें यह देखना है कि चौथी 5वीं शताब्दी के आसपास ये दर्शन शास्त्र नामक विषय चलता था। और उस समय दर्शन शास्त्र नामक विज्ञान, जो दर्शन शास्त्र था ना, उसका उद्देश्य क्या हुआ करता था? मैंने आपको अभी बताया था। उसका उद्देश्य हुआ करता था कि मनुष्य का मिलन किससे करवाना? ईश्वर से करवाना। मनुष्य का मिलन किससे करवाना? ईश्वर से करवाना। यह उनका उद्देश्य हुआ करता था। यानी मनुष्य को किससे मिलवाना? ईश्वर से मिलवाना। तो एक व्यक्ति उस समय वहां पे आते हैं, उस व्यक्ति का नाम था साथियों अरस्तु। ये एक महान दार्शनिक हुआ करते थे। दार्शनिक जो विषय चलता था उसका अध्ययन कर रहे थे। ये वहां पे आते हैं, ये कहते हैं कि हमें मनुष्य का मिलन किससे करवाना है। यानी दर्शन शास्त्र का उद्देश्य था मनुष्य का मिलन ईश्वर से करवाना। तो अरस्तु ने कहा कि हमें मनुष्य का मिलन ईश्वर से करवाने से पहले इस मनुष्य को जानना जरूरी हो जाता है। हमें इस मनुष्य को समझना पड़ेगा, और इस मनुष्य को समझेंगे ना तभी हम ईश्वर से मिला सकते हैं। इसलिए उसने कहा कि अगर हमें मनुष्य को समझना है ना तो इस आत्मा को हमें समझना पड़ेगा, है ना। तब से क्या है कि साथियों आत्मा के विज्ञान की क्या हो जाती है? शुरुआत हो जाती है ना। और आत्मा के विज्ञान के रूप में शुरुआत हो जाती है। और ये शुरुआत करता कौन है? आपको पता है अरस्तु करता है ना। तो मनोविज्ञान के विकास क्रम में पहला विज्ञान आत्मा का विज्ञान आ रहा है। तो मनोविज्ञान का जनक कौन माना जाएगा? अरस्तु माना जाएगा। और साथियों मनोविज्ञान की जननी किसे माना जाता है? दर्शन शास्त्र को माना जाता है। अब साथियों एक बात ध्यान में रखो, अरस्तु का मानना क्या था वो आपको ध्यान में रखना। अरस्तु का मानना था कि हमारे पास ज्ञान के स्रोत होते हैं 5, आंख, कान और नाक और
जीव और त्वचा, ये 5 हमारे पास ज्ञान के स्रोत होते हैं। अरस्तु का ये मानना था। अरस्तु का ये मानना था कि ये जो पांचों ज्ञानेंद्रियां होती हैं, आंख, कान, नाक और जीभ और त्वचा, ये पांचों अपना जो ज्ञान ले जाकर के किसको देती है? आत्मा को देती है। यानी अरस्तु ने ये कहा कि हमारे जो 5 नाक, कान, नाक और जीभ होते हैं, इसको जो भी ज्ञान प्राप्त होता है, ये ज्ञानेंद्रियां द्वारा जो भी मनुष्य ज्ञान प्राप्त करते हैं ना, वो अपना जो ज्ञान ले जाकर के किसको देते हैं? मनुष्य में ये सभी इंद्रियां अपना आत्मा को देती है। तो अरस्तु के अनुसार देखो बात, यहाँ पे एक विशेष बात निकल करके आ रही है। तो अरस्तु के अनुसार मतलब मनुष्य के शरीर का प्रमुख केंद्र किसे बताया अरस्तु ने? प्रमुख केंद्र। अरस्तु के अनुसार मनुष्य का प्रमुख केंद्र, अरस्तु के अनुसार मनुष्य का शरीर का प्रमुख केंद्र है, आत्मा है। तो अरस्तु ने मनुष्य के शरीर का प्रमुख केंद्र किसे माना? आत्मा को माना। कहा कि ये आंख, कान, नाक और जीभ और त्वचा जो अपना ज्ञान है वो स्वतंत्र रूप से ले जाकर के किसको देती है? आत्मा को ले जाकर के देती है। अब यहां तक तो बात अरस्तु ने कहती। अब देखो एक बात आपको और बता देता हूं यहाँ पे। अब आपको प्रश्न उठ रहा था कि गुरुजी आप ये बताओ कि मनोविज्ञान के समय आत्मा का विज्ञान का नाम चलता था, दर्शन शास्त्र नाम ही नहीं था उस समय। तो अरस्तु के समय दर्शन शास्त्र को यानी मनोविज्ञान को किस विषय के नाम से जाना जाता था? तो साथियों अरस्तु के समय ध्यान रखना, अरस्तु के समय मनोविज्ञान को अंतःकरण के विज्ञान के नाम से जाना जाता था। अंतःकरण, अंतःकरण का विज्ञान, अंतःकरण के विज्ञान के नाम से, मनोदर्शन के नाम से, अंतःकरण के विज्ञान के नाम से जाना जाता था। विज्ञास नहीं है साथियों, विज्ञान नाम है यहाँ पे, विज्ञान। अंतःकरण के विज्ञान के नाम से यानी अपने अंदर का अध्ययन करना, है ना, वो उनके नाम से अरस्तु के समय चलता था। उस समय मनोविज्ञान नहीं था नाम, है ना, बाद में मनोविज्ञान नाम पड़ता है। मनोविज्ञान शब्द कब आया वो भी मैंने आपको बताया था। सर्वप्रथम मनोविज्ञान शब्द साथियों 1590 में रुडोल्फ गोइकिल नाम के एक मनोवैज्ञानिक हुआ करते थे। कौन? रुडोल्फ गोइकिल। ध्यान में रखना प्रश्न, रुडोल्फ गोइकिल। रुडोल्फ गोइकिल की एक पुस्तक आती है साथियों, और उस पुस्तक का नाम क्या था वो मैंने आपको बताया था, है ना। ध्यान में रखना, आपके मस्तिष्क पटल पे चित्र बन जाना चाहिए। मेरे जैसे रुडोल्फ गोइकिल का नाम लेता हूं तो उसकी पुस्तक का नाम था साथियों, उसका पुस्तक का नाम था साइकोलॉजिया। क्या नाम था? साइकोलॉजिया। साइकोलॉजिया। इस साइकोलॉजिया पुस्तक में साथियों रुडोल्फ गोइकिल ने लिखी थी, जिसमें मनोविज्ञान शब्द की सर्वप्रथम मनोविज्ञान शब्द, इनकी परिभाषा नहीं दी थी, केवल मनोविज्ञान शब्द लिखा गया था। 1590 में ये मनोविज्ञान शब्द आया था साथियों। अब देखो यहाँ पे एक बात की तरफ ले जा रहे हो। अब देखो ये जो साइकोलॉजी शब्द है ना, अब देखो ये बात अब रख दो इसको यार। आपको ध्यान में होगा कि दर्शन शास्त्र मनोविज्ञान की जननी है, किस प्रकार जननी कहा जाता है, क्या हुआ था मैटर, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब आपको पता है कि मनोविज्ञान को अंग्रेजी में आपको पता है साइकोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? साइकोलॉजी। साइकोलॉजी कहते हैं, है ना, साइकोलॉजी कहते हैं। अब इस साइकोलॉजी शब्द का एक व्यक्ति आते हैं, इस साइकोलॉजी शब्द का वो व्यक्ति क्या करते हैं? विभाजन करते हैं, डिवाइडेशन कर देते हैं दो भागों में साथियों। उस व्यक्ति का नाम भी मैंने आपको बताया था, गेरिट। क्या नाम था? गेरिट महोदय आते हैं और इस साइकोलॉजी शब्द को दो भागों में क्या कर देते हैं? डिवाइडेशन कर देते हैं साथियों। कितने भागों में डिवाइडेशन कर देते हैं? दो भागों में कर देते हैं। एक का नाम रख देते हैं साथियों साइको, और एक कर देते हैं उसका नाम लोगस। क्या नाम रख दिया उसने? लोगस नाम रख दिया। साइको और लोगस दो भागों में बांट दिया। किसने? गेरिट महोदय ने। ठीक है, अब गेरिट महोदय इस साइकोलॉजी शब्द को दो भागों में बांट दिया, साइको प्लस लोगस शब्द। अब देखो इस साइको, गेरिट ने कहा कि ये जो साइको शब्द है ना, इसका शब्द इसका अर्थ उसने क्या बताया? आत्मा बताया। और इस लोगस शब्द का अर्थ क्या बताया? अध्ययन करना, है ना। अब इसने देखो अध्ययन करना यानी आत्मा का अध्ययन करने वाला विज्ञान, आत्मा का अध्ययन करने वाला विज्ञान क्या कहलाता है? आत्मा का विज्ञान कहलाता है। ये बात, ये परिभाषा किसने दी? गेरिट ने दी। आत्मा का अध्ययन करने वाला विज्ञान, इस साइकोलॉजी शब्द का विभाजन किया गेरिट ने, और आत्मा का विज्ञान लेकर के कौन आया था? अरस्तु लेकर के आया था, है ना। अब देखो साइकोलॉजी शब्द है ना, अब यहाँ पे कई प्रश्न मैं आपको फिर से अवगत करवा रहा हूं। देखो जो साइकोलॉजी शब्द है ना, ये किस भाषा का शब्द है? ऐसा प्रश्न आ जाए कि साइकोलॉजी शब्द किस भाषा का शब्द है, तो ध्यान में रखना साइकोलॉजी शब्द है वो अंग्रेजी भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? अंग्रेजी भाषा का शब्द है, इंग्लिश का शब्द है। अब कंफ्यूज नहीं होना है आपको, यहाँ पे बात थोड़ी सी ध्यान में रखना है। साइकोलॉजी शब्द इंग्लिश भाषा का है, लेकिन साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से मानी गई है? अगर ये प्रश्न आ जाए ना, अगर उत्पत्ति पे बात आ जाए, कहां पे बात आ जाए? उत्पत्ति। अब प्रश्न कई बार कैसा भी पूछ सकता है एग्जामिनर, उनके मूड पे जचेगा, उनके हिसाब से पूछेगा।
साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति है वो दो शब्दों से मानी जाती है, साइको और लोगस शब्द से। और ये जो साइको, ये जो लोगस शब्द है ना, ये दोनों शब्द है, साइको और लोगस, ये साथियों यूनानी भाषा के शब्द है। किस भाषा के शब्द है? यूनानी भाषा। आप यूनानी भाषा को ग्रीक भाषा भी बोल सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है साथियों। मैंने आपको रिट लेवल 1 का जो हमारी पर्यावरण के जो टॉपिक चल रहे उसमें परिवार वाला टॉपिक पढ़ाया था, अगर आपने वो क्लास देखी है तो मैंने उसमें भाषा में डिफरेंट बताया है कि लैटिन भाषा में अंतर क्या होता है और ग्रीक भाषा में, सॉरी, यूनानी भाषा में अंतर, इन सब के बारे में मैंने आपको बताया। तो ध्यान में रखना कि मनोविज्ञान शब्द किस भाषा का है? तो मनोविज्ञान तो हिंदी भाषा का शब्द है। मनोविज्ञान शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से? तो अंग्रेजी भाषा के साइकोलॉजी शब्द से उत्पत्ति हुई है, और अंग्रेजी भाषा का ये साइकोलॉजी शब्द है। और अब पूछे कि साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो साइकोलॉजी शब्द की यूनानी या ग्रीक भाषा के दो शब्दों से हुई है, साइको और लोगस, जिसका अर्थ होता है आत्मा का अध्ययन करने वाला, आत्मा का अध्ययन करना। यानी साइको का अर्थ आत्मा का, आत्मा होता है, लोगस का अर्थ क्या होता है? अध्ययन होता है ना। ये बात देखो, गेरिट महोदय ने इसका विभाजन किया था। अब यहाँ पे बात देखो, कई बार प्रश्न ऐसा पूछ लिया जाता है एग्जाम में, है ना, कि भाई साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो आपको बताना है कि भाई यूनानी भाषा या ग्रीक भाषा से, सॉरी, यूनानी भाषा या ग्रीक भाषा से हुई है, सही है ना। तो अगर जैसे मैं आपके सामने प्रश्न पूछ लिया जाता है कि भाई, एक प्रश्न ऐसा भी देखने को मिलता है कि भाई जो पर्सनालिटी शब्द है ना, पर्सनालिटी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई थी? पर्सनालिटी शब्द किस भाषा का? तो पर्सनालिटी शब्द है वो अंग्रेजी भाषा का शब्द है। और पर्सनालिटी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो पर्सनालिटी शब्द की उत्पत्ति है वो लैटिन भाषा से हुई है। और लैटिन भाषा में पर्सनालिटी शब्द पर्सोना शब्द से हुई है, सॉरी, पर्सनालिटी शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा से हुई है पर्सोना शब्द से। और पर्सोना शब्द का अर्थ होता है साथियों मुखोटा, या मुखोटा होता है ना। और पर्सनालिटी शब्द का अर्थ है व्यक्ति, है ना, व्यक्तित्व, है ना। तो अब देखो, इस बात को आप समझ गए होंगे। अगर ऐसा प्रश्न आ जाए, लैटिन भाषा, यूनानी भाषा, ग्रीक भाषा, इस प्रकार की भाषा में क्या होती है, रोमन भाषा क्या होती है, इसके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी परिवार वाला टॉपिक है उसमें बता रखा है। जैसे मैंने आपको बताया था कि ग्रीक या लैटिन या रोमन भाषा, तो लैटिन भाषा का जो उदय है साथियों, इटली, आप जानते हो वर्तमान में, पीछे अपने कोरोना काल चल रहा था, उस कोरोना काल में इटली में सबसे ज्यादा, शुरुआत में सबसे ज्यादा मौतें हुई थी, सबसे ज्यादा चर्चित रहा था न्यूजों में साथियों। और आपको पता है कि वहां की जो स्वास्थ्य की जो व्यवस्था है, बहुत अच्छी व्यवस्था है वहां पे, है ना। तो फिर भी वहां पे सबसे ज्यादा है जो कोरोना काल में मौतें हुई थी साथियों, है ना। तो इटली की राजधानी साथियों आपको पता है रोम है, और रोम के पास एक शहर पड़ता है, उस शहर का नाम है साथियों लेटविया। और लेटविया शहर से क्या है कि लैटिन भाषा का उदय हुआ था, है ना साथियों। अब जैसे वहीं से भारत, जैसे मैं आपको एक उदाहरण देकर के समझाता हूँ, भारत में कोई कानून बनता है तो भारतीय संसद से पारित होता है ना। और पारित होता है तो भारतीय संसद, तो भारतीय कानून कहा जाता है। तो उसी प्रकार क्या है कि लैटिन भाषा लेटविया देश से उत्पन्न, लेटविया शहर से उत्पन्न होती है, लेकिन वो पारित कहाँ होती है? इटली की जो राजधानी है रोम, वहां से, तो उसको रोमन भाषा के नाम दर्जा दिया गया था साथियों। ये मैंने आपको पूरी अच्छी तरीके से भाषाओं के बारे में, परिवार वाला टॉपिक है उसमें कई शब्द आ गया तो उसके बारे में मैंने आपको अच्छी तरीके से बताया था। और यूनानी भाषा देखो, यूरोप जो महाद्वीप है ना, वहां पे भाषा यूनानी भाषा बोली जाती है। उसके अंदर एक ग्रीक देश है साथियों, और ग्रीक देश से यूनानी भाषा का क्या है कि उद्भव हुआ था, है ना, इसलिए उसको यूनानी भाषा किया जाता है। तो साथियों ये यूरोपियन क्या है कि यूरोपियन भाषा है, साइको और लोगस, ठीक है, ये दोनों यूरोपियन शब्द है। यूरोपियन मतलब यूनानी भाषा के शब्द है, और इसका अर्थ अंग्रेजी में, इसको, इसके दोनों के मेल से साइकोलॉजी शब्द बड़ा है, जो कि अंग्रेजी भाषा का शब्द है। और साइकोलॉजी शब्द का हिंदी रूपांतरण क्या है? मनोविज्ञान शब्द है। अब आपको समझ में आ गया, आप कहीं कंफ्यूज नहीं होंगे, है ना, इस बात को कि भाई आपको प्रश्न आए कि साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई, तो यूनानी भाषा से हुई या लैटिन भाषा से। तो आपको बेझिझक ये करना है कि साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति है वो यूनानी भाषा या ग्रीक भाषा से हुई है। अगर ऐसा प्रश्न आ जाए कि पर्सनालिटी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, तो पर्सनालिटी शब्द की उत्पत्ति है वो लैटिन भाषा या रोमन भाषा के पर्सोना शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है, पर्सोना शब्द का अर्थ होता है मुखौटा। अब आपको समझ में आ गया होगा, है ना साथियों। अब देखो, यहां तक तो बात ठीक है। अब एक बात और ध्यान में रखना कि इस मनोविज्ञान का जनक कौन है और मनोविज्ञान की जननी कौन है ना, ये बात भी आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है। तो मनोविज्ञान का जनक, यहां से एक बात, बहुत बड़ी बात निकल करके आ रही है, मनोविज्ञान का जनक किसे माना जाता है, मनोविज्ञान की जननी किसे कहा जाता है? तो मनोविज्ञान का जो जनक है साथियों, मैं जनक की बात कर रहा हूं साथियों। यहाँ पे देखो, मनोविज्ञान का जनक है, जनक किसे माना जाता है? तो मनोविज्ञान का जनक है साथियों, अरस्तु को माना जाता है। किसको माना जाता है? अरस्तु को। और मनोविज्ञान की जननी किसे माना जाता है?
मनोविज्ञान की जननी अगर पूछे तो किसे माना जाता है, तो आप आराम से बेझिझक ये प्रश्न बता देना, दर्शन शास्त्र से मनोविज्ञान की उत्पत्ति हुई है। दर्शन शास्त्र से, तो दर्शन शास्त्र मनोविज्ञान की क्या मानी जाती है, जननी मानी जाती है। अब आप पूछोगे कि गुरुजी आपको कैसे पता चला कि जननी तो दर्शन शास्त्र है और अरस्तु इसके जनक हैं, तो भाई साहब मुझे भी ये ज्ञान पढ़ने के बाद ही प्राप्त हुआ था। अब ये कहाँ पढ़ा, किस पुस्तक में ये बातें सब देखने को मिलती है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो साथियों एक व्यक्ति हुआ करते थे वो, और उसका नाम था साथियों केलर। क्या नाम था, केलर महोदय। और केलर महोदय की एक पुस्तक हुआ करती थी साथियों साइकोलॉजी। साइकोलॉजी, क्या उसकी पुस्तक हुआ करती थी, साइकोलॉजी। देखो साइकोलॉजिया पुस्तक अलग है और साइकोलॉजी पुस्तक अलग है। तो केलर की एक पुस्तक हुआ करती थी साइकोलॉजी, और साइकोलॉजी पुस्तक के अंदर ये बातें देखने को मिलती है कि मनोविज्ञान का जनक कौन है, अरस्तु है, और मनोविज्ञान की जननी कौन है, दर्शन शास्त्र है ना। और ये केलर महोदय की साइकोलॉजी, एक साइकोलॉजिया पुस्तक मैंने आपको भी बताई थी, वो किसकी है, वो रुडोल्फ बोयकेल की है, जिसमें मनोविज्ञान शब्द की परिचर्चा मिलती है ना। और मनोविज्ञान की जननी या जनक की परिचर्चा कहाँ देखने को मिलती है, तो केलर महोदय की बुक होती है साइकोलॉजी, उस पुस्तक में देखने को मिलती है। अब देखो यहां तक बात आपको समझ में आ गई कि भाई मनोविज्ञान की जनक कौन है, अरस्तु है, मनोविज्ञान की जननी कौन है, दर्शन शास्त्र है। अब साथियों समय की क्या है कि अपनी अपनी सीमा होती है। समय क्या है कि अपने निरंतर गति से अपने अक्ष पर घूम रहा था, और साथियों समय आगे बढ़ता है, और साथियों समय बढ़ते बढ़ते क्या होता है कि 16वीं शताब्दी का समय होता है। 16वीं शताब्दी के अंत में साथियों, अंत की बात कर रहा हूं मैं, 16वीं शताब्दी के अंत की मैं बात, सॉरी शताब्दी के अंत की नहीं, सॉरी साथियों 16वीं शताब्दी के प्रारंभ की बात कर रहा हूं। 16वीं शताब्दी में प्रारंभ में इस आत्मा के विज्ञान का क्या कर दिया गया, अस्वीकारीकरण कर दिया गया। आत्मा के विज्ञान का अस्वीकारीकरण कर दिया गया, स्वीकारीकरण। आत्मा के विज्ञान का अस्वीकारीकरण 16वीं शताब्दी के प्रारंभ की बात कर रहा हूं साथियों। 16वीं शताब्दी के प्रारंभ, सॉरी यहां पे प्रारंभ मत लिखो आप, आरंभ अंत में लिखो। अंत में किया था साथियों, अंत में। प्रारंभ में तो प्रारंभ होता है ना, शुरू होता है। ध्यान रखना, थोड़ा सा क्या है कि मस्तिष्क में कई बार ऐसे प्रश्न होते हैं ना, आप उस पर मैं आपको अलग से वीडियो बता दूंगा इसके बारे में, क्योंकि मनोविज्ञान के एक शॉर्ट है ना, विकास क्रम की शॉर्ट वीडियो अगली क्लास डालने वाला हूं, भाग नंबर इसका 2 आएगा ना, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि मनोविज्ञान की परिभाषा बताऊंगा ना, क्योंकि एक क्लास में तो आने वाला नहीं है, तो दूसरी क्लास में बताऊंगा, तो आपको बहुत शॉर्ट में तारीखों सहित बता दूंगा कि 1590 में आया था, फिर 1620 तक लगभग मनोविज्ञान की आत्मा का विज्ञान चलता है, लगभग 30 वर्षों तक आत्मा के विज्ञान पे अध्ययन किया जाता है ना। कितने वर्षों तक किस किस विषय पर अध्ययन किया जाता है, और कब इस व्यवहार के विज्ञान को कब तक अध्ययन होता है, इन सभी विषयों के बारे में हम अगले क्लास में जानेंगे। यहाँ तो हम विकास क्रम को केवल और केवल पढ़ रहे हैं, है ना, विकास क्रम के बातों को जान रहे हैं, किस प्रकार इस मनोविज्ञान का विकास हुआ था उसके बारे में हम जान रहे हैं। देखो आत्मा का विज्ञान का 16वीं शताब्दी के अंत में क्या कर दिया गया, अस्वीकारीकरण कर दिया गया, है ना। अब 16वीं शताब्दी के अंत में अस्वीकारीकरण कर दिया गया। अब हमें यह जानना है कि इस इसकी परिभाषा को, आत्मा के विज्ञान की जो परिभाषा थी उसको अस्वीकारीकरण करने का प्रमुख कारण क्या था, यानी क्या ऐसी परिस्थितियां बन गई कि इसको अस्वीकारीकरण कर दिया गया। कारण को जानना बहुत जरूरी होता है। देखो कारण को हम जानते हैं, यह विकास क्रम का पहला मनोविज्ञान के विकास क्रम में पहला विज्ञान है। तो देखो इसमें नाम आया है एक विज्ञान, और साथियों विज्ञान आपको पता है विज्ञान में क्या होता है, विज्ञान में क्या होता है कि सभी विषय वस्तु जितनी भी होती है उन पे क्या होते हैं, प्रयोग किए जाते हैं, और प्रयोगों द्वारा निष्कर्ष निकाल करके तथ्यों द्वारा उससे सही सिद्ध किया जाता है। वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन जिसके अंतर्गत किया जाता है, वैज्ञानिक को क्रमबद्ध तरीके से अगर अध्ययन सिद्धांतों द्वारा, तथ्यों द्वारा सिद्ध हो जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, विज्ञान के अंतर्गत रखते हैं, है ना। तो आत्मा पे क्या देखो साथियों, आत्मा पे क्या है कि आत्मा पे प्रयोग करना था। अब आपको पता है कि विज्ञान में किस पे प्रयोग किया जाता है, विज्ञान में साथियों मूर्त वस्तुओं पे प्रयोग किया जाता है। किस पे किया जाता है, मूर्त वस्तुओं। साथियों वस्तुएं दो प्रकार की होती है, यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। एक तो होती है साथियों मूर्त वस्तु, है ना, एक होती है अमूर्त वस्तु, एक होती है अमूर्त वस्तु। देखो मूर्त होती है, एक अमूर्त वस्तु। अमूर्त वस्तु वो होती है जिसको हम छू नहीं सकते,
जिसको हम केवल और केवल देख भी नहीं सकते, केवल केवल उस वस्तु के बारे में आभास होता है, केवल हम उस वस्तु के बारे में सुनते हैं, वो होती है अमूर्त वस्तु, जिसके बारे में हम पता नहीं है। मूर्त वस्तु जिसको हम छू सकते हैं, जिसको हम प्राप्त कर सकते हैं, जिसका निश्चित आकार होता है, जिसका निश्चित स्वरूप होता है, उस वस्तु को क्या कहते हैं, मूर्त वस्तु होते हैं। और जो मूर्त वस्तु होते हैं ना साथियों, उस पर क्या किए जाते हैं, प्रयोग किए जाते हैं। क्या किए जाते हैं, उस वस्तुओं पर क्या होते हैं, प्रयोग। उस वस्तु पे क्या किए जाते हैं, प्रयोग होते हैं। जिसका आकार निश्चित होता है, जिसका स्वरूप होता है, उस पे प्रयोग होते हैं विज्ञान में, है ना। विज्ञान में प्रयोग किस वस्तु पे किया जाता है, मूर्त वस्तुओं पे प्रयोग किया जाता है, निष्कर्ष उसी वस्तुओं पे निकाले जा सकते हैं साथियों, है ना। तो अब देखो आत्मा क्या है। आत्मा आपको पता है, आत्मा ने तो आज तक आपने देखी न साथियों, मैंने देखी। केवल हम मानते हैं कि आत्मा होती है, लेकिन आत्मा का किसी ने कोई रूप नहीं देखा है, नहीं आत्मा का कोई स्वरूप देखा है किसी ने, किसी भी प्रकार का कोई भी व्यक्ति ने आत्मा के बारे में आज तक नहीं जाना है। तो आत्मा अपने आप में क्या है, अमूर्त वस्तु है। क्या है आत्मा, अमूर्त वस्तु है। आत्मा क्या है, अमूर्त वस्तु है। आत्मा पे साथियों अमूर्त है, तो अमूर्त वस्तु पे प्रयोग ही संभव नहीं होता है। और विज्ञान क्या मांगता है, प्रयोगों द्वारा सिद्ध करता है ना। तथ्यों निष्कर्षों के माध्यम से, सिद्धांतों के माध्यम से विज्ञान क्या है कि तथ्य सबूत मांगता है विज्ञान, है ना। तो आत्मा का अमूर्त वस्तु का प्रयोग ही संभव नहीं था, तो प्रयोग न संभव होने के कारण साथियों इस आत्मा के विज्ञान को क्या कर दिया गया, अस्वीकारीकरण कर दिया गया। दूसरा कारण ये भी रहा साथियों कि आत्मा का कोई आकार नहीं होता है। क्या करने, कोई आकार नहीं होता है। और आत्मा का साथियों कोई रूप नहीं होता है, रूप नहीं होता है। आत्मा का कोई स्वाद भी नहीं होता है साथियों, है ना। आत्मा का कोई रूप नहीं होता है, कोई आकार नहीं होता है, कोई स्वाद नहीं होता है। इसलिए दूसरा कारण यह भी रहा कि आत्मा के विज्ञान में ये सब बातें नहीं थी, इसलिए विज्ञान कैसे कह सकते हैं। और विज्ञान तो आपको पता है प्रयोगों पर आधारित होती है, सिद्धांतों द्वारा जिस तथ्यों को, निष्कर्षों को यानी खोज की जा सकती है, जिसके बारे में हम जान सकते हैं निष्कर्ष के माध्यम से, उसमें हम क्या है कि एक निष्कर्षता पे हम पहुंच सकते हैं। प्रयोगों द्वारा जिसको हम सिद्ध कर सकते हैं उसे हम विज्ञान के अंतर्गत रखते हैं, है ना। तो इस आत्मा पे तो आकार रूप ये नहीं होंगे, तो इस पे प्रयोग ही हो नहीं पाएगा, है ना। तो प्रयोग नहीं हो पाने के कारण इस आत्मा के विज्ञान को क्या कर दिया गया साथियों, इस आत्मा के विज्ञान की परिभाषा को क्या कर दिया गया, अस्वीकारीकरण कर दिया गया साथियों। अब साथियों देखो, एक तो पहले बात ये हुई कि हमें देखो दर्शन शास्त्र नामक विषय के अंतर्गत क्या करना था, मनुष्य का मिलन ईश्वर से करवाना था। तो एक बहुत बड़ी समस्या सामने आ गई कि भाई ईश्वर से अगर मनुष्य को मिलाना है तो हमें मनुष्य को समझना चाहिए। अब मनुष्य को समझना है तो अरस्तु ने कहा हमें आत्मा को अध्ययन करना चाहिए, है ना। तो आत्मा को अध्ययन करना चाहिए। अरस्तु ने आत्मा को प्रमुख केंद्र बताया था मनुष्य के शरीर का। अब साथियों यहाँ पे आत्मा पे अध्ययन करना था, आत्मा पे प्रयोग सिद्ध नहीं हो पा रहे थे, है ना। आत्मा के बारे में अध्ययन हो ही नहीं पा रहा था। तो इस कारण क्या हुआ कि आत्मा के विज्ञान का अस्वीकारीकरण कर दिया गया। और आत्मा के विज्ञान का अस्वीकारीकरण करके एक नया विज्ञान का जन्म होता है, यानी आत्मा के विज्ञान का खंडन हो जाता है। और आत्मा का विज्ञान का खंडन होने के कारण मनोविज्ञान के विकास क्रम में 2 नंबर पे एक विज्ञान आता है। और साथियों 2 नंबर पे विज्ञान आता है, उस विज्ञान को लेकर के कौन आता है और उस विज्ञान का क्या नाम था, तो उसकी चर्चा हम करते हैं। तो साथियों 2 नंबर में मनोविज्ञान के विकास क्रम में हम 2 नंबर की बातें पढ़ रहे हैं। तो 2 नंबर पे विज्ञान आता है मन या मस्तिष्क का विज्ञान। मन या मस्तिष्क का विज्ञान, कौन सा विज्ञान आता है, मन या मस्तिष्क का विज्ञान। अब बात देखो यहाँ पे यही खत्म नहीं होती है, कहानी और आगे बढ़ती है साथियों। फिल्म अभी स्टार्ट हुई है, अभी तो बहुत बड़ी कहानी है। ध्यान से रखना, कम समय में हमें क्या करना है, पूरी मनोविज्ञान को पढ़ना है। अभी रिट का साथियों 1 महीना शेष रहा है। 25 मार्च को रिट है साथियों, है ना। सॉरी 25 अप्रैल को रिट है ना। 25 अप्रैल को रिट है, तो आज से गिन लो आप, 1 महीना ही शेष बचा कुल मिला करके। तो जल्दी से जल्दी हमें पूरी मनोविज्ञान को कवर करना है बहुत कम समय में। तो देखो साथियों मन या मस्तिष्क का विज्ञान। अब इस मन या मस्तिष्क का विज्ञान लेकर के कौन आया था, तो देखो मन या मस्तिष्क का विज्ञान लेकर के आया था साथियों पंपोनोजी। पंपोनोजी नाम के एक मनोवैज्ञानिक हुआ करते थे साथियों, जो मन या मस्तिष्क का विज्ञान का जनक कहा जाता है। पंपोनोजी को क्या कहा जाता है, मन या मस्तिष्क के विज्ञान का क्या कहा जाता है, जनक कहा जाता है साथियों। ये लेकर के थे। और साथियों ये पंपोनोजी कौन हुआ करते थे, है ना, इस बात को भी हमें पता होना चाहिए। तो साथियों पंपोनोजी थे ना, ये साथियों इटली के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे, इटली के रहने वाले थे साथियों। इटली के रहने वाले थे पंपोनोजी। इसने क्या किया, मन या मस्तिष्क का विज्ञान दिया। और मन या मस्तिष्क का विज्ञान देने के बाद उसने मन या मस्तिष्क के विज्ञान की खुल करके व्याख्या की। और साथियों इस बात का समर्थन, इस पंपोनोजी की बात का समर्थन किन किन व्यक्तियों ने किया,
उसका भी अगर बात करें समर्थन करता, देखो मैं बात कर रहा हूं समर्थनकर्ताओं की, तो पंपोनो जी इस बात का समर्थन किसने किया, तो एक व्यक्ति हुआ करते थे साथियों जिसका नाम था थॉमस रीड। थॉमस रीड, ध्यान में रखना, एक साथी हुआ करते थे जॉन लॉक, और साथियों एक हुआ करते थे रिचेरी, और एक साथी हुआ करते थे बर्कले। बर्कले 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 अब देखो, मन या मस्तिष्क का विज्ञान कौन लेकर के आया था, पंपोनो जी लेकर के आया था। और मन या मस्तिष्क के विज्ञान का समर्थन करने वाले व्यक्ति कौन थे, तो थॉमस रीड थे, जॉन लॉक थे, और रिचर्ड हुआ करते थे, और एक साथी हुआ करते थे बर्कले। इन लोगों ने इस मन या मस्तिष्क के विज्ञान का समर्थन किया और मन या मस्तिष्क के विज्ञान की खुल करके व्याख्या की। और साथियों पंपोनो जी ने कहा कि हमारे पास ज्ञान के स्रोत होते हैं 5: आंख, कान, नाक, जीभ और त्वचा। आंख, कान, नाक, जीभ और त्वचा, ये 5 स्रोत होते हैं हमारे पास। किसने कहा ये, पंपोनो जी ने कहा कि इन पांचों जो स्रोत होते हैं, ज्ञानेंद्रियां होती है, अपना जो ज्ञान है ना, अपना पांचों जो अपना ज्ञान है, वो अपना ज्ञान ले जाकर के किसको देती है, मस्तिष्क को देती है। किसको देती है, मस्तिष्क को देती है। किसने कहा, पंपोनो जी ने कहा कि आंख, कान, नाक, जीभ और त्वचा से जो हमें ज्ञान प्राप्त होता है, वो ज्ञान ले जाकर के किसको देते हैं, मस्तिष्क को प्रदान करते हैं, मस्तिष्क को इसको ज्ञान को देते हैं। कौन, ये पांचों इंद्रियां। यानी अब देखो यहां पे एक बात निकल के आ रही कि पंपोनो जी ने मानव शरीर का प्रमुख केंद्र किसे माना, मानव शरीर का प्रमुख केंद्र इसने किसको माना, मस्तिष्क को माना। देखो यहां पे देखो पंपोनो जी के अनुसार मानव शरीर का सबसे प्रमुख केंद्र क्या है, मस्तिष्क है ना। क्योंकि उसने, अरस्तु ने किसको माना था, आत्मा को माना था, और पंपोनो जी ने किसको माना, प्रमुख केंद्र मस्तिष्क को माना था साथियों। अब देखो यहां तक तो बात ठीक है। एक बात आपको यहाँ पे ध्यान हो रखनी है साथियों, एक बात आपको फिर बता देता हूं, क्योंकि इसने मन या मस्तिष्क की खुलकर के व्याख्या की थी। अब आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि भाई साहब ये बताओ हमें कि ये जो मन होता है, ये जो मस्तिष्क होता है, क्या दोनों एक ही चीज है या दोनों अलग अलग चीजें हैं, है ना भाई, मन अलग है या मस्तिष्क अलग है, इन चीजों के बारे में गुरुजी हमें बताओ। तो मैं आपको इसके बारे में बता देता हूं खुल करके। देखो देखो मन या मस्तिष्क, देखो हम पढ़ रहे हैं कि मनोविज्ञान की जननी किसे कहा जाता है, दर्शन शास्त्र को कहा जाता है। और मनोविज्ञान की जन्म, जो मनोविज्ञान का जो उत्पत्ति हुई है ना, वो दर्शन शास्त्र नामक विषय से हुई है। तो मनोविज्ञान की जननी दर्शन शास्त्र है। तो मनोविज्ञान की जननी दर्शन शास्त्र यानी उत्पत्ति दर्शन शास्त्र से हुई है। तो साथियों दर्शन शास्त्र देखो 2 भागों में बंटा हुआ है भारत के अंदर। भारत के अंदर दर्शन शास्त्र कितने भागों में बंटा हुआ है, दर्शन शास्त्र 2 भागों में बंटा हुआ है। एक तो साथियों 2 भागों में बंटा, एक तो बंटा हुआ साथियों भारतीय दर्शन शास्त्र है ना, इंडियन फिलोसफी, भारतीय दर्शन शास्त्र, भारतीय दर्शन शास्त्र, दर्शन शास्त्र। और एक साथियों में अगर बात करूं आपके सामने, तो दूसरा आता है पाश्चात्य दर्शन शास्त्र, पाश्चात्य दर्शन शास्त्र। बहुत शीघ्र ही हमें इस विषय को पूरा करना है साथियों, साइकोलॉजी को, बहुत कम समय में, बहुत ज्यादा विस्तृत अध्ययन के साथ। देखो दर्शन शास्त्र 2 भागों में बंटा हुआ है ना भारत के अंदर। एक तो भारतीय दर्शन शास्त्र, एक पाश्चात्य दर्शन शास्त्र यानी इंडियन फिलोसफी, और एक है वेस्टर्न फिलोसफी, ठीक है ना। अब देखो भारतीय दर्शन शास्त्र के अनुसार अगर मैं बात करूं, तो भारतीय दर्शन शास्त्र के अनुसार मन का अर्थ साथियों होता है आत्मा। मन का अर्थ क्या होता है, आत्मा होता है। और अगर मैं पाश्चात्य संस्कृति के अनुसार मन का अर्थ अगर बात करूं, तो मन का अर्थ होता है मस्तिष्क। क्या नाम होता है, मस्तिष्क। अब देखो यहां पे देखो, भारतीय दर्शन शास्त्र के अनुसार मन का अर्थ आत्मा होता है, पाश्चात्य दर्शन शास्त्र के अनुसार मन का अर्थ क्या होता है, मस्तिष्क होता है। अब साथियों आपको भी पता है कि दर्शन शास्त्र जो विषय है वो पाश्चात्य विषय है ना। भारत के अंदर इस विषय की उत्पत्ति नहीं है। दर्शन शास्त्र अलग एक अपना विषय नहीं है, ये एक यूनानी विषय है ना, यूनान यूरोप महाद्वीप का विषय है, जहां पे इसका अध्ययन किया जाता था, है ना। तो उसके अंतर्गत क्या है कि उसके अंतर्गत मानेंगे, क्योंकि मनोविज्ञान क्या है कि उसी के हिसाब से उसी का भाग है ना।
तो उसी के भाग के बारे में चर्चा करेंगे। भारत के अंदर मनोविज्ञान की थोड़ी उत्पत्ति हुई है। मनोविज्ञान तो एक पाश्चात्य दर्शन शास्त्र से उत्पत्ति मानी जाती है। तो उसके हिसाब से मनोविज्ञान का अर्थ क्या होगा, सॉरी मन का अर्थ ही क्या होगा, मस्तिष्क होगा। इसलिए भारत में मन का अर्थ आत्मा मानते हैं, लेकिन ये बात नहीं है। इसलिए ध्यान से रखना, जब जब मैं मन या मस्तिष्क बोलूं तो मन का मस्तिष्क का अर्थ, मन का अर्थ मस्तिष्क होगा, मन का अर्थ आत्मा नहीं कह सकते, क्योंकि भाई दर्शन शास्त्र विषय का है, अंग्रेजों का विषय है ना, अंग्रेजों का विषय दर्शन शास्त्र, हमारा विषय नहीं है ना, हमारा विषय नहीं। इसलिए क्या है कि हमारे विषय के अनुसार अलग नहीं चलेंगे। यहाँ पे मन का अर्थ आत्मा नहीं मानेंगे ये लोग, यहाँ पे मन का अर्थ क्या मानेंगे, मस्तिष्क मानेंगे। और साथियों एक बात और बता देता हूँ, एक महान वैज्ञानिक हुआ करते थे सिगमंड फ्राइड, जिन्होंने एक वाद दिया था मन या मस्तिष्क का, जो मन या मनो जो एक वाद दिया था मनोविश्लेषणवाद। और मनोविश्लेषणवाद में उसने मन के 3 प्रकार बताते हैं। कितने प्रकार बताए थे, मन के 3 प्रकार बताए थे साथियों। एक तो उसने कहा था अचेतन मन, एक चेतन मन, एक अचेतन मन, यानी कॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड और हाफ कॉन्शियस माइंड, है ना। किसने दिया था, मन या मस्तिष्क का जो सिद्धांत था, या मन या मनोविश्लेषणवाद किसने दिया था, तो सिगमंड फ्राइड ने दिया था। उसने भी साथियों आत्मा का विज्ञान, आत्मा के प्रकार नहीं बताए थे, मन के प्रकार बताए थे। मन के कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार होते हैं, है ना, सिगमंड फ्राइड ने बताए थे। उसने भी आत्मा के विज्ञान है। तो मन का अर्थ ही क्या होता है, मस्तिष्क होता है। ये बात आपको ध्यान में रखना। तो दर्शन शास्त्र, भारतीय दर्शन शास्त्र के अनुसार मन का अर्थ आत्मा है, लेकिन अपना विषय अध्ययन जो मनोविज्ञान अपना विषय नहीं है, ये पाश्चात्य विषय है ना, दर्शन शास्त्र से निकला हुआ है। तो इसके हिसाब से वो अपने हिसाब से चलेंगे साथियों। देखो अब आगे चलते हैं, आगे स्टोरी कैसे होती है। अब साथियों समय बदलता गया, लेकिन समय की अपनी अपनी सीमा होती है। एक बात आपको और बता देता हूं साथियों, आपको मैंने पीछे बताया था कि मनोविज्ञान में जो साइकोलॉजी शब्द आया था ना, साइकोलॉजी शब्द, साइकोलॉजी शब्द, इस साइकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम विभाजन है ना गेरिट ने किया था, है ना। और गेरिट ने 2 भागों में डिवाइडेशन किया था, किसका, साइकोलॉजी शब्द का प्रथम बार विभाजन किया था। लेकिन साथियों इस शब्द साइकोलॉजी शब्द का दूसरी बार विभाजन है ना, वो पंपोनोजी ने किया था। और पंपोनोजी ने इस साइकोलॉजी शब्द का विभाजन दूसरी बार किया था। और दूसरी बार विभाजन जब किया तो साइकोलॉजी शब्द को 2 भागों में बांटा। एक तो साथियों बांट दिया साइको में, एक तो साइको, एक हो गया लोगस, क्या हो गया, लोगस शब्द। अब देखो पंपोनोजी ने साइको शब्द का अर्थ क्या बताया और लोगस शब्द का अर्थ क्या बताया, वो आपको ध्यान में रखना है। तो साइकोलॉजी शब्द में, साइकोलॉजी शब्द का डिवाइडेशन दूसरी बार पंपोनोजी ने किया था। और पंपोनोजी ने जब इसका डिवाइडेशन या 2 भागों में विभाजित किया तो साइको का अर्थ उसने कहा मन या मस्तिष्क माना, मस्तिष्क माना, ठीक है साथियों। और लोगस का अध्ययन करना बताया उसने, यानी मन या मस्तिष्क का अध्ययन करने वाला विज्ञान कौन सा होता है, मन या मस्तिष्क का विज्ञान होता है। ये किसने कहा, पंपोनोजी ने कहा। तो साथियों ध्यान में रखना, साइकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम विभाजन है ना वो गेरिट ने किया, और साइकोलॉजी शब्द का दूसरी बार विभाजन किसने किया, तो वो पंपोनोजी ने किया। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब साथियों एग्जाम में कैसे प्रश्न पूछा जा सकता है वो भी आपको पता होना चाहिए। एग्जाम में देखो इस प्रकार के प्रश्न पूछा जाता है कि साइकोलॉजी शब्द में साइको शब्द का क्या अर्थ है ना। तो अगर वहां पे अर्थ पूछ लिया जाए ना, अगर ऑप्शन में ऐसा प्रश्न मिल जाए कि भाई साइकोलॉजी शब्द का साइकोलॉजी शब्द में साइकी शब्द का क्या अर्थ है, और वो भी पूछे थे पंपोनोजी के अनुसार साइकी शब्द का अर्थ है, तो आपको मन बताना है। अगर पूछ लिया मन बताना, अगर पूछ लिया जाए गेरिट के अनुसार साइकोलॉजी शब्द में साइकी शब्द का अर्थ है, तो आपको आत्मा बताना है। अगर वहां पे ऐसा प्रश्न आ जाए कि साइकोलॉजी शब्द का में साइकी शब्द का अर्थ क्या है, और वहां पे किसी वैज्ञानिक का नाम नहीं दिया गया हो, नहीं तो वहां पे पंपोनोजी का नाम दिया गया हो, नहीं वहां पे गेरिट का नाम दिया गया हो, तब आपको वहां पे इस साइको शब्द का अर्थ मन या मस्तिष्क या एक आपको आत्मा भी वहां पे अगर ऑप्शन में मिले, दोनों साथ में मिलेंगे साथियों, तब मन मस्तिष्क या आत्मा तीनों शब्द बताने। अगर किसी वैज्ञानिक के तरीके से पूछ ले कि पंपोनोजी के अनुसार साइकी शब्द का साइकोलॉजी शब्द में साइकी शब्द का अर्थ क्या है पंपोनोजी के अनुसार, तो आपको एक नाम बताना है, मन या मस्तिष्क बताना है। अगर पूछ ले गेरिट के अनुसार साइकोलॉजी शब्द में साइकी शब्द का अर्थ क्या है, तो गेरिट के अनुसार आत्मा होगा साथियों। अगर किसी भी मनोवैज्ञानिक का नाम नहीं दिया गया और सीधा पूछ ले साइकोलॉजी शब्द में साइकी शब्द का अर्थ क्या होता है, तो आत्मा होता है, मन होता है, मस्तिष्क होता है, ये आपको प्रश्न बताना है। तो यहाँ पे ये कंफ्यूज से आप दूर रहना साथियों, किसी भी प्रकार का है जो प्रश्न पूछा जा सकता है एग्जामिनर के द्वारा। अब साथियों आगे की ओर चलते हैं।
आगे की स्टोरी चलते हैं। अब साथियों मन या मस्तिष्क का विज्ञान आप समझ गए होंगे, जिसमें मन या मस्तिष्क का अध्ययन किया जाता है उसे मन या मस्तिष्क का विज्ञान कहा गया। और जो मनोविज्ञान के विकास क्रम पे 2 नंबर पे कौन सा विज्ञान आता है, मन या मस्तिष्क का विज्ञान आता है। लेकिन साथियों यहाँ पर भी समय अपनी निरंतर गति से चला था और वैज्ञानिक अपने अपने ढंग से, व्यक्ति पढ़े लिखे विद्वान लोग अपने अपने हिसाब से इस विषय पे क्या कर रहे थे, निरंतर अध्ययन कर रहे थे। और निरंतर अध्ययन करने का परिणाम आपको भी पता है कि नया नया विषय का उत्तरण होता रहता है। और साथियों इसमें क्या हुआ कि 17वीं शताब्दी में आते आते 17वीं शताब्दी में इस मन या मस्तिष्क के विज्ञान का क्या कर दिया गया, अस्वीकारीकरण कर दिया गया। अस्वीकारीकरण 17वीं शताब्दी में आते आते इस मन या मस्तिष्क के विज्ञान का क्या कर दिया गया, अस्वीकारीकरण कर दिया गया। साथियों अब अस्वीकारीकरण, मन या मस्तिष्क के विज्ञान का अस्वीकारीकरण करने का कारण क्या था वो भी हमें जानना है। देखो साथियों कारण आपको पता है, देखो नाम, देखो विज्ञान है। अब देखो विज्ञान क्या होता है, मैंने आपको पहले बार अच्छी तरीके से बता दिया कि विज्ञान में प्रयोगों द्वारा मूर्त वस्तुएं होती हैं, मूर्त वस्तुओं पे प्रयोग किए जाते हैं, है ना, ये सब होते हैं। अब साथियों आत्मा का जो विज्ञान था, मन का या मस्तिष्क का विज्ञान था, उस पे साथियों ये केवल और केवल नाम से विज्ञान थे, इस पे प्रयोग करना संभव नहीं था, इस पे प्रयोग किया ही नहीं जा सकता था, यानी ये अमूर्त वस्तुओं के अंतर्गत आते हैं। इसलिए साथियों क्या हुआ कि इन दोनों विज्ञानों का क्या कर दिया गया, अस्वीकारीकरण कर दिया गया। और इस परिभाषा का क्या कर दिया गया, मन या मस्तिष्क के विज्ञान के मन या मस्तिष्क का विज्ञान की परिभाषा, आत्मा के विज्ञान की परिभाषा का क्या कर दिया गया, खंडन कर दिया गया। और मनोविज्ञान के विकास क्रम में और एक तीसरे विज्ञान का जन्म होता है, उस विज्ञान का क्या नाम था साथियों, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो मनोविज्ञान के विकास क्रम में जो मन या आत्मा के विकास का खंडन करके मन या मस्तिष्क का विज्ञान पंपनोजी लेकर के आए थे। अब फिर क्या हुआ कि 17वीं शताब्दी के अंत में आते आते 17वीं शताब्दी में आते आते इस मन या मस्तिष्क का जो विज्ञान होता था साथियों, उस मन या मस्तिष्क के विज्ञान का क्या कर दिया गया, अस्वीकारीकरण कर दिया गया। मन या मस्तिष्क के विज्ञान की परिभाषा का खंडन करके, मन या मस्तिष्क के विज्ञान का खंडन करके एक नया विज्ञान जन्म लेता है मनोविज्ञान के विकास क्रम में। 3 नंबर पे जो विज्ञान आता है उस विज्ञान का नाम था साथियों, ध्यान में रखना, उस विज्ञान का नाम आता है साथियों चेतना का विज्ञान। क्या नाम आता है, चेतना का विज्ञान। चेतना का विज्ञान आप कह सकते हो या चेतना अनुभूति का विज्ञान आप कह सकते हो, चेतना अनुभूति का विज्ञान आप कह सकते हो। अब साथियों देखो आपके प्रश्न दिमाग में ये उठ रहा होगा कि भाई गुरुजी आप ये बताओ कि आत्मा का विज्ञान अरस्तु ने दिया और मन या मस्तिष्क का विज्ञान पंपनोजी ने दिया जो कि इटली के रहने वाले थे। अब आप प्रश्न ये करोगे कि गुरुजी ये चेतना का विज्ञान किसने दिया, इस चेतना के विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है, तो वो भी आपका प्रश्न यहाँ पे आंसर आपको मिल जाएगा साथियों। तो इस चेतना का विज्ञान या चेतना अनुभूति का जो विज्ञान था, इस विज्ञान का जो जनक है साथियों वो किसे माना जाता है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। इस विज्ञान का जो जनक है साथियों वो माना जाता है विलियम वुंट को। किसको माना जाता है, विलियम वुंट को, विलियम वुंट को। अब विलियम वुंट के बारे में चर्चा करते हैं साथियों कि चेतना का विज्ञान या चेतना का अनुभूति का जो विज्ञान है वो कौन लेकर के आया था, विलियम वुंट। ये विलियम वुंट कहाँ के रहने वाले थे साथियों, ये जर्मनी के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे, ये जर्मनी के रहने वाले थे। विलियम वुंट कहाँ के रहने वाले थे, ये जर्मनी के रहने वाले थे साथियों। अब देखो विलियम वुंट कौन थे, विलियम वुंट साथियों जर्मनी के लिप्जिंग नगर एक विश्वविद्यालय हुआ करता था, लिप्जिंग नगर शहर में लिप्जिंग नगर विश्वविद्यालय हुआ करता था, उसमें एक प्रोफेसर हुआ करते थे। कौन हुआ करते थे, विलियम वुंट एक प्रोफेसर हुआ करते थे। जर्मनी के अंदर लिप्जिंग नगर एक शहर है और लिप्जिंग नगर शहर के अंदर एक लिप्जिंग नगर विश्वविद्यालय हुआ करता जो वर्तमान में कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है ना। तो ये एक प्रोफेसर थे विलियम वुंट। अब साथियों इस बात का भी हमें पता लगाना है कि इस चेतना का विज्ञान विलियम वुंट जब लेकर के आए तो इस चेतना के विज्ञान का समर्थन किन किन व्यक्तियों ने किया, इस चेतना के विज्ञान का समर्थन किन किन व्यक्तियों ने किया, तो उन व्यक्तियों का नाम ध्यान में रखना। तो विलियम वुंट के एक मित्र हुआ करते थे साथियों। समर्थनकर्ताओं की मैं अगर बात कर रहा हूं साथियों, यहाँ पे समर्थनकर्ता कौन कौन थे, चेतना के विज्ञान का समर्थन किसने किया, तो चेतना के विज्ञान का समर्थन करते थे साथियों विलियम वुंट के एक दोस्त हुआ करते थे, एक मित्र हुआ करते थे, एक फ्रेंड हुआ करते थे, उसका नाम था साथियों विलियम जेम्स है, विलियम जेम्स है। अब साथियों ये विलियम जेम्स था ना, ये कोई जर्मनी का नहीं था, विलियम जेम्स नहीं था, ये जर्मनी का नहीं था, ये अमेरिका के था। विलियम जेम्स कहाँ के रहने वाले थे, ये साथियों अमेरिका के रहने वाले थे,
ये विलियम वुड तो जर्मनी के रहने वाले थे, और विलियम जेम्स कहाँ के रहने वाले थे? ये कहाँ के रहने वाले थे? ये अमेरिका के रहने वाले थे साथियों। कौन? विलियम जेम्स। तो साथियों यहाँ पे एक बात ध्यान में रखना, एक बहुत बड़ी बात आपको बता रहा हूं कि अमेरिका में मनोविज्ञान का जनक है ना, वो विलियम जेम्स को माना जाता है, जबकि मनोविज्ञान में सॉरी जर्मनी में मनोविज्ञान का जनक है ना, वो विलियम वुंट को माना जाता है, और भारत में मनोविज्ञान का जनक है ना, वो किसको माना जाता है? अरस्तु को माना जाता है। लेकिन साथियों मैं आपको आगे ये भी बताऊंगा कि मनोविज्ञान का आधुनिक जनक किसे माना जाता है। विलियम वुंट का नाम अभी अभी आपको बताऊंगा, लेकिन किस प्रकार आधुनिक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। लेकिन आप दिल थाम करके बैठिए, क्लास को आसानी से देखते रहिए। अगर आपको कोई भी प्रश्न आपके मस्तिष्क में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में आप आराम से अपने प्रश्न को लिखिए। आपको आंसर साथियों जहां तक संभव हो सकेगा मैं आपका आंसर जरूर दूंगा साथियों। तो चलो आगे की चलते हैं। समर्थनकर्ता कौन हो गए? विलियम जेम्स, और एक साथियों और हुआ करते थे विलियम जेम्स सली, जेम्स सली, और एक साथी और हुआ करते थे वाइब या वाइस, एक ही नाम है साथियों, वाइब या वाइस, है ना। इन लोगों ने क्या किया कि चेतना के विज्ञान की खुल करके व्याख्या की। किस किस ने? विलियम वुंट तो लेकर के आए थे, और समर्थन विलियम जेम्स ने किया, जेम्स सली ने किया, वाइब ने किया, और वाइस ने किया। इन लोगों ने इस चेतना के विज्ञान की व्याख्या की, चेतना के बारे में खूब बताया, है ना। अब आप समझ गए होंगे साथियों कि चेतना का विज्ञान क्या। अब देखो यहाँ पे बात खत्म नहीं होती है। अभी तो हमने जाना है कि चेतना को विज्ञान को लेकर के कौन आया था और समर्थन किसने किसने किया था। देखो आगे स्टोरी किस प्रकार से सफल होती है। अब हमें यह जानना है कि ये चेतना क्या होती है ना, ये चेतना किसे कहते हैं, है ना। अब हमें यह जानना है कि चेतना, इसके बाद और विज्ञान आता है व्यवहार का विज्ञान, है ना। उस व्यवहार के विज्ञान को लेकर के कौन आया था, है ना। उस व्यवहार के विज्ञान का जनक कौन कहा जाता है, और व्यवहार किसे कहते हैं। ऐसे तमाम प्रश्न हमारे मस्तिष्क में साथियों, मस्तिष्क पटल पे ऐसा मंडरा रहे हैं, उन प्रश्नों का जवाब हम लगातार लेते रहेंगे, है ना। तो देखते रहिए साथियों। तो चेतना क्या होती है? तो मनोविज्ञान में विलियम वुंट के अनुसार आपको बता रहा हूं, विलियम वुंट ने चेतना की परिभाषा, विलियम वुंट के अनुसार चेतना की परिभाषा, तो विलियम वुंट के अनुसार चेतना की परिभाषा कि मस्तिष्क का आंतरिक भाग ही क्या होती है, मस्तिष्क का आंतरिक भाग या मस्तिष्क का आंतरिक रूप ही क्या होती है? चेतना होती है। अब साथियों मैं मनोविज्ञान की दृष्टि से चेतना की परिभाषा लिखने जा रहा हूं। मनोविज्ञान की दृष्टि से चेतना की परिभाषा होती है मस्तिष्क का आंतरिक भाग, या आप लिख सकते हो मस्तिष्क का आंतरिक स्वरूप, आंतरिक रूप, आंतरिक विचारधारा भी बोल सकते हो साथियों। आंतरिक रूप ही क्या है? चेतना है, चेतना कहलाती है। क्या कहलाती है? चेतना कहलाती है। समझ गए होंगे साथियों, मस्तिष्क का आंतरिक भाग या मस्तिष्क का आंतरिक रूप ये क्या कहलाती है? चेतना कहलाती है। देखो अब मैं आपको एक अच्छी तरीके से इस परिभाषा को समझाने का प्रयास करता हूं, बहुत अच्छी तरीके से आसान भाषा में समझाऊंगा आपको। देखो आपके सामने एक, ये देखो ये एक बच्चा है, देखो ये मान लो एक बच्चा है, ठीक है, ये बच्चा है, इसके पास ये मस्तिष्क है ना। इस मस्तिष्क में क्या है? इस मस्तिष्क का आंतरिक भाग क्या होती है? चेतना होती है साथियों। क्या होती है? इस मस्तिष्क के अंदर जो प्रक्रिया चल रही है ना, जो प्रक्रिया जिस प्रकार गतिमान के विचार चल रहे हैं वो ही क्या होती है, लेकिन बाह्य रूप में प्रकट नहीं हो रहे साथियों। ध्यान में रखना मैं आपको किस प्रकार बता रहा हूं, इस बात को जरा गौर फरमाना। ये एक बालक है, इस बालक का ये मस्तिष्क है, और इस मस्तिष्क के अंदर जो विचारधाराएं, जो प्रक्रिया चल रही है, यानी आंतरिक रूप ही क्या होता है? चेतना होती है। एक साथियों जो आंतरिक रूप होते हैं ना, है ना, एक देखो साथियों, एक होती है इस आंतरिक जो विचारधारा, किसी विषय वस्तु को जब ये बालक देखता है और इस विषय वस्तु को देख करके उसके मस्तिष्क में जो विचार आते हैं ना, है ना, किसी विषय वस्तु को जब आप भी किसी विषय वस्तु को देखते हैं तो आपके भी मस्तिष्क में कोई विचार आता है ना, तो उस विचार को क्या कहते हैं? उस भावना कहते हैं। तो इस मस्तिष्क में क्या होती है? एक भावना होती है साथियों। क्या होती है? भावना। अब आपका एक साथियों एक शब्द और होता है अनुभूति। अनुभूति क्या होती है? तो किसी विषय वस्तु को देख करके हमें किसी विषय वस्तु के प्रति क्या होती है? अनुभूति होती है। एक साथियों और शब्द आता है, हमें क्या पता है? देखो अनुभूति क्या होती है? अनुभूति, अनुभूति किसी विषय वस्तु को देख करके हमें अनुभूति होती है। एक साथियों और शब्द होता है, एक शब्द होता है संवेदना। संवेदना क्या होती है? संवेदना क्या होती है वो आपको बताता हूं। देखो मस्तिष्क में होती है संवेदना, किसी विषय वस्तु को देख करके सर्वप्रथम जो हमें ज्ञान प्राप्त होता है ना, है ना, सर्वप्रथम यानी जो सर्वप्रथम ज्ञान प्राप्त होता है, सर्वप्रथम
सर्वप्रथम प्राप्त ज्ञान, सर्वप्रथम होने वाला प्राप्त ज्ञान, होने वाला प्राप्त ज्ञान, प्राप्त ज्ञान, सर्वप्रथम होने वाला प्राप्त ज्ञान क्या होता है? संवेदना होती है। यानी अब देखो, चेतना क्या होती है, भावना क्या होती है, अनुभूति क्या होती है, संवेदना क्या होती है, इन बातों के बारे में आप समझ गए होंगे। यानी किसी विषय वस्तु को, चेतना क्या होती है, किसी विषय वस्तु का मतलब देख करके हमारे मस्तिष्क में आंतरिक भाग में जो मस्तिष्क पटल पे जो चित्र बनता है ना, है ना, जिस मस्तिष्क पटल में हमारे आंतरिक विचार जो बाह्य रूप में प्रकट नहीं होती है, उसे हम क्या कहते हैं? चेतना कहते हैं। अब साथियों, यहां तक तो बात चेतना को आप समझ गए होंगे, मुझे विश्वास है साथियों। अब देखो, आप देखो, एक प्रश्न उठता है यहां से, प्रश्न ये उठता, पहला प्रश्न देखो यहाँ पे ये उठता है कि भाई चेतना मूर्त होती है या अमूर्त होती है ना? ये जो चेतना होती है, ये क्या साथियों मूर्त होती है या अमूर्त होती है? इस बात पे बहस हो गई, और बहस इस बात को लेकर के हुई कि चेतना अमूर्त होती है, चेतना मूर्त होती है। तो विलियम वुड ने कहा कि, विलियम वुड ने ये कहा कि चेतना होती है वो मूर्त होती है। अब किसी ने पूछा कि भाई मूर्त किस प्रकार होती है? चेतना होती मूर्त है, लेकिन मूर्त होती किस प्रकार है? इस बात को लेकर के परिचर्चा हो गई। तो साथियों, विलियम वुड ने क्या कहा कि चेतना मूर्त होती है। मूर्त किस प्रकार होती है, और मूर्त वस्तु पे क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। तो हम उसी तरफ जा रहे हैं साथियों, धीरे धीरे। अब देखो, समय की गति अपने हिसाब से आगे बढ़ रही है। चेतना मूर्त कैसे होती है? चेतना क्या होती है? आपको पता लगा कि मस्तिष्क का आंतरिक भाग या मस्तिष्क की विचारधारा का जो आंतरिक रूप होता है ना, उसे हम क्या कहते हैं? चेतना कहते हैं। ये तो आपको समझ में आ गया। अब देखो, आगे देखो। देखो, मैं आपके सामने एक नाम लेता हूं, जिसे आपने कभी कुत्ते को देखा होगा, है ना? आपने कभी कुत्ते को देखा? कुत्ते को देख करके आपको क्या होती है? अनुभूति प्राप्त होती है। कुत्ते को देख करके आपके मस्तिष्क में जो विचार आते हैं, लेकिन आप उस विचारों को बाह्य रूप में प्रकट नहीं कर पाते हैं। जब भी मैंने आपसे पूछा कि आप कुत्ते के बारे में जानते हैं, तो मैंने कुत्ते का नाम लेते ही आपके मस्तिष्क पटल पे एक चित्र बन जाता है साथियों। और जब भी आप कुत्ते को कहूं कि आप कुत्ते का वर्णन कीजिए, कुत्ते के बारे में बताइए, कुत्ते के बारे में लिखिए, तो आप आसानी से साथियों क्या है, उस कुत्ते के बारे में लिख दोगे। और उस कुत्ते के बारे में क्या कहा कि आप उस कुत्ते के बारे में आसानी से उस कुत्ते का वर्णन कर सकते हो कि भाई कुत्ते के 4 टांग होती हैं, 1 पूंछ होती है, 2 आंख होती हैं, 2 का, इस प्रकार वर्णन कर सकते हो, है ना? लेकिन वो बाह्य रूप में आ जाएगा, है ना? इस प्रकार क्या है कि आंतरिक जो मतलब आंतरिक रूप से, आंतरिक रूप है मस्तिष्क का, आंतरिक रूप विचारधाराओं का जो आंतरिक रूप होता है, उसे चेतना कहते हैं। तो इसी प्रकार क्या होगा कि चेतना एक मूर्त वस्तु होती है, और चेतना पे साथियों मूर्त वस्तु होती है, उस पे क्या होता है? प्रयोग सिद्ध होते हैं। अब साथियों, आपको भी पता है, अब जो मूर्त वस्तु होती है उस पे प्रयोग होता है। अब साथियों, चेतना पे प्रयोग क्या हो गया? संभव हो गया। अब साथियों, चेतना पे क्या हो गया? प्रयोग संभव हो गया। अब प्रयोग जिस विषय पर संभव हो गया, तो विज्ञान का विषय हो गया। अब साथियों, विलियम वुड ने क्या किया कि चेतना पे प्रयोग करना शुरू कर देते हैं। तो विलियम वुड क्या करते हैं कि सर्वप्रथम क्या करते हैं कि एक प्रयोगशाला, मनोविज्ञान के अंतर्गत सबसे पहले एक प्रयोगशाला की स्थापना करते हैं। कहां करते हैं? वो जर्मनी में जो विश्वविद्यालय हुआ करता था, लिप्जिंग नगर विश्वविद्यालय में एक साथियों प्रयोगशाला की स्थापना करते हैं। अब साथियों, ये प्रयोगशाला की स्थापना कर दी, ठीक है? ये प्रयोगशाला है, क्या है साथियों? मनोविज्ञान की प्रयोगशाला, मनोविज्ञान की प्रयोगशाला, प्रयोगशाला, मनोविज्ञान की प्रयोगशाला है। और साथियों, ये किसने स्थापित की? तो ये स्थापना किसने की? स्थापित स्थापित किसने की? तो विलियम वुड ने की, विलियम वुड ने की, विलियम वुड ने इसकी स्थापना की, ठीक है साथियों। और कब इसकी स्थापना की गई? तो इसकी स्थापना साथियों 1879 में की गई। कब की गई? 1879 ईस्वी में। ध्यान रखना साथियों, डेट बड़ी इंपॉर्टेंट है। 1879 ईस्वी में सन इंपॉर्टेंट है साथियों, ध्यान रखना। विलियम वुड ने 1879 में स्थापना की, और कहां की साथियों? वो भी आप ध्यान में रखना, जर्मनी में की थी। और प्रश्न पूछा था कि जर्मनी में कहां? तो जर्मनी का लिप्जिंग नगर, लिप्जिंग नगर, नगर में साथियों एक विश्वविद्यालय हुआ करता था, लिप्जिंग नगर विश्वविद्यालय, लिप्जिंग नगर विश्वविद्यालय, लिप्जिंग नगर विश्वविद्यालय में विलियम वुड ने प्रथम मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला थी साथियों। कौन सी प्रयोगशाला थी ये? प्रथम प्रयोगशाला थी,
प्रथम प्रयोगशाला की स्थापना किसने की? विलियम वुड ने 1879 में की थी, जर्मनी में की थी साथियों, लिप्जिंग नगर विश्वविद्यालय में, लिप्जिंग नगर में की थी। और साथियों वर्तमान में इस लिप्जिंग नगर विश्वविद्यालय को किस विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है? कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है, कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय, कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। वर्तमान में इस लिप्जिंग नगर विश्वविद्यालय को किस नाम से जाना जाता है? तो कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय के नाम से माना जाता है, कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय में। तो साथियों देखो, विलियम वुंट ने मनोविज्ञान के संदर्भ में सबसे पहले प्रथम प्रयोगशाला की स्थापना जर्मनी में की थी, 1879 में की थी, लिप्जिंग नगर में की थी, लिप्जिंग नगर विश्वविद्यालय में की थी, लिप्जिंग नगर में जर्मनी के। वर्तमान में कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय के नाम से संचालन है जिसका, और विलियम वुंट ने की थी, है ना साथियों। ये ध्यान में रखना, ये मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला थी साथियों। तो प्रश्न ये आ जाए कि मनोविज्ञान में प्रथम प्रयोगशाला की स्थापना कब की गई? तो आपको आराम से बता देना, 1879 में की थी। और किसने की थी? तो विलियम वुंट ने की थी, ये भी आपको बता देना है। अब आपको पूछे कहां की थी? तो जर्मनी में की थी। अब लिप्जिंग नगर में की थी साथियों, ये भी बात यहां पे आपको क्लियर कर देनी है। अब यहां पर तो ठीक है, अब प्रश्न एक और आ जाता है यहां पर के, यहां पे प्रश्न ये आ जाता है कि इस प्रयोगशाला में, किस प्रयोगशाला की स्थापना क्यों की गई? इस प्रयोगशाला में किस पर अध्ययन किया जाता था, किस पे प्रयोग किया जाता और किस विधि से प्रयोग किया जाता था, इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। देखो साथियों, बड़ा आसान प्रश्न है। तो इस प्रयोगशाला की स्थापना क्यों की गई? देखो, इस प्रयोगशाला की स्थापना इसलिए की गई कि इस पे चेतना का प्रयोग, चेतना पर क्या किया जाता था? प्रयोग किया जाता था। क्यों किया जाता था? कि चेतना को एक विज्ञान का विषय, विज्ञान का, चेतना, चेतना क्या है, एक सिद्ध करना था। सिद्ध क्या करना था? चेतना विज्ञान का विषय है, चेतना विज्ञान का विषय है, विज्ञान का विषय है, यानी चेतना विज्ञान है, चेतना विज्ञान है। ये सिद्ध करने के लिए क्या की गई? इस लिप्जिंग नगर विश्वविद्यालय में इस प्रथम मनोविज्ञान की प्रयोगशाला की स्थापना विलियम वुंट ने की। क्या सिद्ध करने के लिए? चेतना भी विज्ञान का विषय है जिस पे प्रयोग संभव है, जिस पे प्रयोग किया जाता है, और प्रयोग करके मनुष्य के बारे में हम क्या कर सकते हैं? अपने तथ्यों को, आंकड़ों को ही संगठित कर सकते हैं, इकट्ठा कर सकते हैं। इसलिए साथियों, विलियम वुंट ने मनोविज्ञान के संदर्भ सबसे पहले इस प्रथम मनोविज्ञान की प्रयोगशाला की स्थापना की। अब यहाँ पे इस प्रयोगशाला में किस पर अध्ययन किया जाता था? तो चेतना पे अध्ययन किया जाता था, यानी चेतना पे प्रयोग किया जाता था। अब चेतना पे प्रयोग करने के लिए कौन सी विधि का काम में लिया जाता था? तो साथियों, विधि की अगर बात की जाए, अगर विधि के बारे में पूछ लिया जाए, तो एक विधि का गठन किया गया यहाँ पे, और उस विधि का गठन किया गया जिस विधि का नाम हुआ करता था साथियों, अंतर्दृष्टि विधि, अंतर्दृष्टि विधि, अंतर्दृष्टि विधि। अब साथियों ध्यान में रखना, अंतर्दृष्टि विधि। अब अंतर्दृष्टि विधि का गठन किसने किया? तो विलियम वुंट ने किया। तो साथियों ध्यान में रखना कि विलियम वुंट क्या है कि इस अंतर्दृष्टि विधि के क्या कहा जाता है? विलियम वुंट को जनक कहा जाता है। अंतर्दृष्टि विधि के जनक किसे माना जाता है? तो विलियम वुंट को माना जाता है। और साथियों, इस विलियम वुंट ने अंतर्दृष्टि विधि का अध्ययन चेतना का प्रयोग करने के लिए किया था साथियों। यहां तक बात ठीक है। अब साथियों, आपको समझ में आ गया कि मनोविज्ञान में क्या हो गया, यहाँ पे प्रयोग शुरू हो गया। तो अब देखो, मनोविज्ञान के विकास क्रम में अचानक एक ऐसा मोड़ आ जाता है साथियों, और मोड़ आ जाता है। अब मोड़ कैसा आ जाता है वो भी आप समझ गए होंगे, किस प्रकार का मोड़ आता है। अब साथियों देखो, आगे कहानी बनती है, आगे कहानी। अब आपको भी पता है कि मनोविज्ञान में क्या हो गए, प्रयोग करना शुरू हो गए। अब मनोविज्ञान में क्या शुरू हो गए? प्रयोग होने शुरू हो गए। देखो, अब देखो, सबसे ज्यादा एक विषय का नाम बताओ। आप सोचो कि सबसे ज्यादा किस विषय के अंतर्गत प्रयोग किए जाते हैं, सबसे ज्यादा किस विषय के अंतर्गत किए जाते हैं? तो साथियों, रसायन शास्त्र है, भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, उस विषयों में बायोलॉजी है, उस विषयों में साथियों बॉटनी है, जूलॉजी, इन विषयों में सबसे ज्यादा प्रयोग किए जाते हैं, है ना? आपको पता है। तो सबसे ज्यादा प्रयोग किस विषय में किए जाते हैं? भौतिक शास्त्र में। एक तो साथियों भौतिक शास्त्र में यानी फिजिक्स में सबसे ज्यादा प्रयोग किए जाते हैं।
है ना। तो साथियों ध्यान में देखो, मनोविज्ञान शुरुआत में जब मनोविज्ञान की उत्पत्ति होती है तो मनोविज्ञान की उत्पत्ति किस विषय के रूप में होती है, मनोविज्ञान किस विषय से उत्पत्ति होती है, तो दर्शन शास्त्र नामक विषय से मनोविज्ञान की उत्पत्ति होती है। अब साथियों एक बात बताओ, यानी मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र क्या, दर्शन शास्त्र में क्या था, प्रयोग नहीं होते थे पहले, क्या होते थे, देखो दर्शन शास्त्र से मनोविज्ञान को जो मनोविज्ञान को अरस्तु लेकर के आए थे आत्मा के विज्ञान में, और दर्शन शास्त्र एक विचारों का क्या है साथियों, एक विचारों का, इसमें विचारों का प्रवाह होता है। इसमें क्या होता है कि आत्मा होती है, परमात्मा होती है, मैंने आपको बताया था, आत्मा का मिलन परमात्मा से हो जाता है तो ज्ञान या मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस प्रकार के विचारों का आत्म दर्शन शास्त्र में क्या होता है, विचारों का प्रवाह होता है। लेकिन भौतिक शास्त्र के अंतर्गत क्या किए जाते हैं साथियों, प्रयोग किए जाते हैं, ये प्रयोगों पे आधारित होती हैं। अब साथियों आपको पता है जब मनोविज्ञान शुरुआत में जब आया था, है ना, तो जब मनोविज्ञान शुरुआत में जब आया था तो एक दर्शन शास्त्र नामक विषय के रूप में उसकी उत्पत्ति होती है, दर्शन शास्त्र से उत्पत्ति होती है आत्मा के विज्ञान के रूप में, और अरस्तु लेकर के आता है जिसका प्रयोगों से कोई लेना देना नहीं था। लेकिन एक व्यक्ति आते हैं विलियम वुंट, कौन आता है, विलियम वुंट, विलियम वुंट आता है साथियों, और विलियम वुंट क्या है, इस मनोविज्ञान को क्या इस मनोविज्ञान को क्या करता है, दर्शन शास्त्र नामक विषय से ला करके, यानी एक प्रायोगिक वस्तु नहीं होकर के एक ऐसे विषय के पास निकट ला करके खड़ा किया कर दिया जाता है जिसमें प्रयोग संभव होता है। तो मनोविज्ञान को प्रायोगिक विज्ञान बनाने का जो श्रेय है वो किसको जाता है, विलियम वुंट को जाता है साथियों। तो मनोविज्ञान शुरुआत में जब आया था अरस्तु लेकर के आए तो दर्शन शास्त्र का एक भाग हुआ करता था जिसमें प्रयोग ही संभव नहीं था। लेकिन एक व्यक्ति आते हैं साथियों विलियम वुंट जो जर्मनी के रहने वाले थे, वो मनोविज्ञान को एक ऐसे विषय के निकट ला करके खड़ा कर देते हैं, भौतिक शास्त्र के निकट ला करके खड़ा कर देते हैं जिसमें प्रयोगशाला की स्थापना हो जाती है। और मनोविज्ञान के अंदर सबसे प्रथम प्रयोगशाला की स्थापना साथियों 1879 में होती है। और साथियों जब विलियम वुंट इस मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र यानी से लेकर के एक प्रयोग करने वाली विषय वस्तु, एक प्रयोग करने वाली विषय भौतिक शास्त्र के निकट ला करके खड़ा कर देते हैं तो मनोविज्ञान में भी प्रयोग संभव हो जाते हैं और मनोविज्ञान भी अपना एक स्वतंत्र एक अलग विषय प्रदान कर देती है। तो साथियों मनोविज्ञान भी की अपना एक अलग विषय के रूप में यहाँ पे अपनी पहचान बना लेती है। एक प्रयोग जब संभव हो जाते हैं तो मनोविज्ञान क्या कर देती है, विज्ञान का रूप धारण कर लेती है। तो मनोविज्ञान को स्वतंत्र विषय का दर्जा कब प्राप्त हुआ, मनोविज्ञान स्वतंत्र विषय का दर्जा प्राप्त हो गया मनोविज्ञान को। अब स्वतंत्र विषय का दर्जा किसने प्राप्त करवाया, तो साथियों विलियम वुंट ने करवाया मनोविज्ञान को। पहले मनोविज्ञान में प्रयोग ही संभव नहीं हो पाते थे, लेकिन विलियम वुंट ने क्या किया कि मनोविज्ञान को भौतिक शास्त्र जैसे प्रायोगिक विषय के निकट ला करके खड़ा कर दिया और मनोविज्ञान में भी प्रयोग संभव हो गया। तो मनोविज्ञान भी क्या कर दिया गया, एक स्वतंत्र विषय का दर्जा प्राप्त कर दिया गया। तो मनोविज्ञान को स्वतंत्र विषय का दर्जा कब प्राप्त हुआ, 1880 में साथियों। ध्यान रखना यहाँ पे प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि मनोविज्ञान को प्रायोगिक विज्ञान के रूप में स्वतंत्र विषय का दर्जा कब प्राप्त हुआ, तो 1880 में हुआ। और मनोविज्ञान का जो कौन प्रायोगिक विषय के रूप में उसे लेकर के आया था, तो विलियम वुंट लेकर के आया था। और सबसे प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना कहाँ की गई है ना, तो वो आपको पता है कि जर्मनी में की गई 1879 में। अब साथियों यहाँ पे कई प्रश्न आते हैं। तो मनोविज्ञान का देखो एक बात यहां से ध्यान रखना कि मनोविज्ञान का जो प्राचीन जनक है ना, प्राचीन जनक, यहां से देखो मनोविज्ञान का प्राचीन जनक अरस्तु को माना जाता है। किसको माना जाता है, अरस्तु को माना जाता है। और प्रश्न यह जाता है कि मनोविज्ञान का आधुनिक जनक किसे माना जाता है, आधुनिक जनक किसे कहा जाता है, तो मनोविज्ञान में आधुनिक जनक है साथियों वो विलियम वुंट को कहा जाता है। मनोविज्ञान में आधुनिक जनक किसे कहा जाता है, विलियम वुंट को कहा जाता है। अब साथियों देखो ऐसे कई आगे पढ़ते जाएंगे। अमेरिका में मनोविज्ञान का जन्म विलियम वुंट को विलियम जेम्स को कहा जाता है। जर्मनी में मनोविज्ञान का जन्म विलियम जेम्स वुंट को कहा जाता है। और जर्मनी में मनोविज्ञान का जनक विलियम वुंट को जर्मनी में मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। अमेरिका में विलियम जेम्स को मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। भारत में मनोविज्ञान का जनक, प्राचीन मनोविज्ञान का जनक अरस्तु को कहा जाता है। और आधुनिक मनोविज्ञान का जनक विलियम वुंट को कहा जाता है। प्रश्न बहुत सारे बनेंगे साथियों, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे तो मनोविज्ञान में ऐसे कई प्रश्न बनते जाएंगे कि मनोविज्ञान में
शिक्षा मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, बाल विकास का जनक किसे कहा जाता है, ऐसे प्रश्न है बहुत सारे बनने वाले हैं, तो हम अलग से आपको मैं बताता रहूंगा। लास्ट में आपको ये एक सारांश के रूप में बहुत एक ट्रिक के साथ आपको देता रहूंगा, तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिए साथियों, देखते रहिए। अपन आज मनोविज्ञान के विकास क्रम को पढ़ रहे हैं। तो साथियों देखो, मनोविज्ञान में आधुनिक जनक विलियम वुंट को क्यों माना जाता है, क्योंकि उसने मनोविज्ञान को स्वतंत्र विषय का दर्जा दिलवाया था, एक प्रायोगिक रूप में मनोविज्ञान को लेकर के आए थे। और विलियम वुंट ने सर्वप्रथम 1879 में मनोविज्ञान के अंतर्गत जर्मन में लिप्जिग नगर विश्वविद्यालय के अंदर प्रथम प्रयोग मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना की। अब यहाँ पे एक प्रश्न और आ जाता है, ये तो विश्व में की थी साथियों, विश्व में प्रथम मनोविज्ञान की प्रयोगशाला की स्थापना कहाँ हुई, तो जर्मनी में हुई, लेकिन भारत में कहाँ हुई। तो हम देखो भारत की चर्चा कर रहे हैं, देखो भारत की बात कर रहे हैं तो आपको वो भी बताना है। भारत में सर्वप्रथम भारत में प्रथम प्रायोगिक मनोविज्ञान में प्रयोगशाला की स्थापना कब हुई, तो 1915 में हुई थी साथियों। 1915 में हुई थी, कहाँ हुई थी, तो साथियों कोलकाता में हुई थी। कहाँ हुई थी, कोलकाता में, कलकत्ता जिसे आप बोलते हैं इंग्लिश में, कलकत्ता में, यह कोलकाता में हुई थी। भारत में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना 1915 ईस्वी में हुई थी, कलकत्ता में हुई थी। और किसने की थी साथियों, तो वो भी आपको बता देना है, एन सेन गुप्ता ने की थी साथियों। किसने की थी, एन सेन गुप्ता ने की थी। ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो साथियों देखो, बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं कि विश्व के अंदर मनोविज्ञान के अंदर सर्वप्रथम मनोविज्ञान की प्रयोगशाला कहां पर स्थापित हुई, तो जर्मनी में की थी, विलियम वुंट ने की थी, 1882 में की थी। और भारत के अंदर सर्वप्रथम मनोविज्ञान की प्रयोगशाला प्रथम मनोविज्ञान की प्रयोगशाला की स्थापना कोलकाता में हुई थी, 1915 में हुई थी, एन सेन गुप्ता ने की थी। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब साथियों देखो, बात आपको भी समझ में आ गई कि आधुनिक मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है ना, और प्राचीन मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। अब साथियों कहानी हम आगे बढ़ाते हैं। कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती है, हमारा अभी विकास क्रम में एक और विज्ञान बचा, उसको पढ़ेंगे साथियों, है ना। समय भी मुझे लगता है कि 1 घंटा के तकरीबन चला गया होगा। देखो आज की क्लास को पूरा करके ही मानेंगे, बहुत ही आसान भाषा में साथियों समझना है, हमें बहुत जल्दी मनोविज्ञान को कवर करना है साथियों, 25 अप्रैल से पहले है ना। तो देखो साथियों, अब क्या हुआ कि चेतना के विज्ञान पे प्रयोग हो गया। फिर भी साथियों आपको पता है कि चेतना पे प्रयोग चलता गया साथियों, लेकिन 19वीं शताब्दी के अंत में आते आते 19वीं शताब्दी में साथियों इस चेतना के विज्ञान का क्या कर दिया गया, अस्वीकारीकरण कर दिया गया। अब साथियों आप फिर पूछोगे कि गुरुजी ये बताओ कि 19वीं शताब्दी में चेतना के विज्ञान पे क्यों अस्वीकारीकरण कर दिया गया। भाई इसमें तो प्रयोग भी संभव हो पा रहे थे, लेकिन साथियों यहाँ पे कारण जानने की बहुत जरूरी आवश्यकता हो जाती है। कारण क्या रहे कि चेतना के विज्ञान का अस्वीकारीकरण कर दिया गया, इस कारणों को हमें जानना बहुत जरूरी हो जाता है। देखो साथियों कारणों की तरफ चलते हैं हम, कारण की तरफ जानना होता है। देखो चेतना क्या होती है, मस्तिष्क का आंतरिक भाग मस्तिष्क का आंतरिक रूप क्या होता है, आंतरिक रूप ही चेतना कहलाती है। यानी मस्तिष्क के आंतरिक रूप को ही चेतना, आंतरिक विचारधारा होती है, उसको क्या कहते हैं, चेतना कहते हैं। लेकिन साथियों इसका स्वीकारीकरण करने का कारण यह था कि मस्तिष्क के अंदर आंतरिक विचारधारा होती है ना। मस्तिष्क के अंदर एक प्रकार की विचारधारा नहीं होती है। मस्तिष्क के अंदर साथियों विचारधाराओं की बात करें तो मस्तिष्क के अंदर विचारधारा, 2 तरह की विचारधारा होती है। कितने तरह की होती है, 2 तरह की विचारधारा होती है। एक तो साथियों होती है आंतरिक विचारधारा, एक साथियों देखो आंतरिक विचारधारा, आपको भी पता है कि मस्तिष्क का आंतरिक रूप क्या होता है, चेतना होती है। यहां पे देखो इस बात को मैं आपको अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास कर रहा हूं। जैसे साथियों मैं आपके सामने आपसे ये प्रश्न करूं, आप चोर हो हैं,
है, तो आप क्या बोलोगे? आप जैसे ही आपके सामने प्रश्न करता हूं तो आप क्या कि आपके अंदर दर्शन, आप अपने अंदर दर्शन करोगे। अंतर्दर्शन का मतलब है कि आप अपनी विषय वस्तु के बारे में जानोगे, यानी वही क्या होती है, अंतर्दृष्टि विधि होती है। आप अपने बारे में जानोगे। अब मैं आपसे पूछता हूं, क्या आप चोर हो, आप ईमानदार हो, है ना? तो आप क्या करोगे, आप अपने अंदर झांक करके देखोगे, आपके मस्तिष्क में विचार लाओगे, है ना? और आपको पता लग जाएगा कि हम कैसे हैं, आप कितनी पढ़ाई करते हो, आप किस प्रकार के इंसान हो, हैं? फिर आप मुझे बताने का प्रयास करेंगे। लेकिन इससे पहले आपने क्या कि अंदर ही अंदर अपने अंदर झांक लिया। आप अपने अंदर विचारधाराओं का एक आंतरिक रूप है, मुझे बताया नहीं। लेकिन वही विचारधारा जब आप बाह्य रूप में प्रकट कर देते हो तो वो चेतना नहीं रहती साहब, वो एक नए रूप में आ जाती है ना? तो वो नया रूप क्या होता है, वो व्यवहार होता है साथियों, है ना? इसी प्रकार मैं आपको बताऊं तो मस्तिष्क की विचारधारा कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है। एक तो आंतरिक विचारधारा होती है, एक होती है साथियों बाह्य विचारधारा। क्या होती है? बाह्य विचारधारा। विचारधारा एक होती है आंतरिक विचारधारा, एक बाह्य विचारधारा होती है। जो आंतरिक विचारधारा होती है ना मस्तिष्क की, वही क्या होती है साथियों? वही चेतना होती है। लेकिन जो बाह्य विचारधारा होती है ना मस्तिष्क की, वो क्या होती है? व्यवहार होती है। और साथियों व्यवहार बाह्य। अब साथियों इसकी कमी है स्वीकार करने की, यहाँ पे एक ही कमी खलती है। वो कमी क्या थी वो हमें देखनी है। वहां पे कमी हमें एक देखने को मिली। कमी ये थी इसका अस्वीकारीकरण करने की कि ये जो चेतना का विज्ञान था ना, ये मस्तिष्क की एक तरफ, कमी एक ही थी कि ये मस्तिष्क के एक रूप को लेकर के चलती थी साथियों। कौन सी? केवल और केवल आंतरिक विचारधारा को लेकर के चल रही थी, है ना? ये बाह्य विचारधारा को लेकर के नहीं चल रही थी साथियों। ये केवल और केवल आंतरिक विचारधाराओं पे जोर देती थी, चेतना का विज्ञान था। ये बाह्य विचारधाराओं पे जोर नहीं देता था। इसलिए साथियों क्या हुआ कि इस आंतरिक विचारधारा के कारण बाह्य विचारधारा पे जोर नहीं दिया, इसलिए इस आंतरिक विचारधारा को लेकर के बवाल खड़ा हो गया। और आपको एक बात बता देता हूं, जैसे मस्तिष्क का एक ही आंतरिक भाग, उसने एक भाग पर ही उसने क्या किया, चेतना के विज्ञान में क्या करता था, अध्ययन होता था एक ही भाग पर। वैसे सिगमंड फ्राइड ने, आपको साथियों पता है कि सिगमंड फ्राइड ने मस्तिष्क के 3 श्रेणियों में बांटा है ना? 3 अवस्थाएं बताई है मस्तिष्क की, 3 श्रेणियों में, 3 भागों में बांटा था। चेतन मन, अर्ध चेतन मन और अचेतन मन, यानी मस्तिष्क के तीनों श्रेणियों का अध्ययन। लेकिन यहाँ पे तो मस्तिष्क की एक ही श्रेणी हमें नजर आ रही है। कौन सी? आंतरिक विचारधारा, यानी मस्तिष्क का एक ही विचारधारा पे अध्ययन होता था। इसलिए साथियों क्या हुआ कि इस पे आंतरिक विचारधारा। लेकिन साथियों तभी एक व्यक्ति और आते हैं, एक व्यक्ति का नाम आता है विलियम मैकडूगल। देखो एक व्यक्ति का नाम आता है विलियम मैकडूगल। विलियम मैकडूगल। अब विलियम मैकडूगल क्या करते हैं साथियों? विलियम मैकडूगल 1904-5 में एक पुस्तक लिखते हैं। 1904 और 5 की बात है साथियों। एक पुस्तक लिखी थी, पुस्तक का नाम था साथियों आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। लाइन ऑफ साइकोलॉजी। आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी, यानी मन, इसका हिंदी में नाम बात करूं तो मनोविज्ञान की अवधारणा। मनोविज्ञान की अवधारणा। अवधारणा, मनोविज्ञान की क्या अवधारणा? देखो ध्यान रखो, आंतरिक जो है ना, विलियम मैकडूगल ने एक 1904-5 में एक पुस्तक लिखी आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी, मनोविज्ञान की अवधारणा। इस मनोविज्ञान की अवधारणा नामक जो पुस्तक लिखी थी, उस पुस्तक में उसने इस चेतना शब्द को बहुत बुरा शब्द बताया साथियों, है ना? इस चेतना शब्द को उसने क्या किया, यानी बहुत घातक शब्द बताया। इस कारण साथियों क्या हुआ, इस चेतना के विज्ञान का क्या कर दिया गया, अस्वीकारीकरण कर दिया गया। यानी इस चेतना के एक ही पक्ष पे जोर देती थी ये आंतरिक विचारधारा, यानी एक ही, मतलब एक ही विषय को लेकर के अध्ययन, ये मस्तिष्क के एक भाग पे क्या हुआ करता था, अध्ययन करती थी। जबकि मस्तिष्क का बाह्य विचारधारा, है ना, बाह्य व्यवहार पे, तो साथियों जो बाद में क्या होता है कि बाह्य व्यवहार पे, तो साथियों क्या हुआ कि बाह्य विचारधारा को लेकर के आता है। और बाह्य विचारधारा को ऊपर जोर देने के लिए एक नया विज्ञान शुरू हो जाता है, व्यवहार का विज्ञान। और व्यवहार का विज्ञान आता है, वो चेतना के विज्ञान का खंडन कर देता है, नया विज्ञान का रूप मनोविज्ञान के विकास क्रम में शुरुआत हो जाती है साथियों। वो होता है व्यवहार का विज्ञान लेकर के। अब साथियों व्यवहार का विज्ञान लेकर के कौन आया था, तो उसके बारे में पूरी चर्चा करते हैं। तो साथियों देखो, अस्वीकारीकरण हो गया, चेतना के विज्ञान का भी अस्वीकारीकरण हो गया। अब मनोविज्ञान के विकास क्रम में चौथे क्रम के जो विज्ञान आता है, उस विज्ञान का नाम है साथियों व्यवहार का विज्ञान। क्या नाम है साथियों? व्यवहार का विज्ञान।
व्यवहार का विज्ञान, व्यवहार का विज्ञान। अब साथियों देखो, व्यवहार का विज्ञान आता है मनोविज्ञान के चौथे रूप में। अब देखो साथियों, व्यवहार का विज्ञान आता है और व्यवहार को विज्ञान को लेकर के कौन आया था साथियों? चेतना के विज्ञान का स्वीकारीकरण हो गया। किस प्रकार हुआ ये हमने भी जान लिया, लेकिन जो व्यवहार का विज्ञान इसे लेकर के कौन आया, किस प्रकार व्यवहार का विज्ञान का जन्म होता है? तो व्यवहार के विज्ञान की अगर मैं जनक की बात करूं साथियों, तो व्यवहार के विज्ञान के जो जनक है वो किसे माना जाता है? तो व्यवहार के विज्ञान के जनक साथियों जेबी वॉटसन को माना जाता है, जेबी वॉटसन। अब ये जो जेबी वॉटसन थे साथियों, ये अमेरिका के रहने वाले थे। कहां के रहने वाले थे? अमेरिका के रहने वाले थे। जेबी वॉटसन कहां के रहने वाले थे? अमेरिका के रहने वाले थे। व्यवहार को बाद व्यवहार का जनक, व्यवहार का विज्ञान लेकर के आए थे जेबी वॉटसन, जो कहां के रहने वाले हैं साथियों? ये अमेरिका के रहने वाले हैं। देखो बात यहीं पे खत्म नहीं होती है, इस विज्ञान का समर्थन किसने किया वो भी हमें जानना है। फिर मैं आपको बताऊंगा इस व्यवहार के विज्ञान के बारे में। समर्थन करता समर्थन करता, तो देखो साथियों जेबी वाटसन इस व्यवहार के जनक माने जाते हैं। अब इसका समर्थन करता कौन कौन थे उसके बारे में हम परिचर्चा करते हैं। तो साथियों देखो, एक नाम है बीएस स्किनर, बीएस स्किनर, और एक नाम है साथियों सीएल हल, सीएल हल, और साथियों एक नाम है इवान पी पावलो, ईपी पावलो, इवान पी पावलो। अधिगम का सिद्धांत पढ़ेंगे तो साथियों पावलो ये वही है जिन्होंने कुत्ते पे प्रयोग किया था, इवान पी पावलो। एक था साथियों विलियम मैकडूगल, विलियम मैकडूगल, और एक साथियों था विलियम वुडवर्थ, विलियम वुडवर्थ। अब देखो व्यवहार का विज्ञान कौन लेकर के आता है? जेबी वॉटसन, जो कहां के रहने वाले हैं? अमेरिका के रहने वाले हैं। जेबी वॉटसन का पूरा नाम था जॉन ब्रॉडसन वाटसन नाम था साथियों, जेबी वाटसन का पूरा नाम था। अब देखो इसका समर्थन किया था बीएस स्किनर ने। यहाँ पे बीएफ स्किनर नहीं है साथियों, मनोविज्ञान में हम पढ़ेंगे एक तो बीएफ स्किनर, एक बीएस स्किनर है, तो ध्यान में रखना यहाँ पे बीएस स्किनर है। एक साथियों सीएल हल है, ठीक है, एक इवान पी पावलो है, एक साथियों विलियम मैकडूगल, एक विलियम वुडवर्थ है। ये सभी के सभी साथियों क्या है? ये सभी के सभी व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक हैं। व्यवहारवादी व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक हैं। कौन है? व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक हैं। व्यवहारवादी, अगर प्रश्न ये आ जाए दिमाग में या प्रश्न एग्जाम में ये आ जाए साथियों कि इन सभी में से एक का नाम दिया जाता है, प्रश्न पूछ लिया जाए कि निम्न में से व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक है, तो साथियों ध्यान में रखना जेबी वाटसन व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक है, बीएस स्किनर व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक है, सीएल हल मनोवैज्ञानिक है व्यवहारवादी, और इवान पी पावलो है जो भी व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक है, विलियम मैकडूगल भी व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक है, और विलियम वुडवर्थ है वो भी व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक है। ये आपको ध्यान में रखना है साथियों। स्टोरी आगे चलती है। देखो अब हमें ये समझना है कि ये व्यवहार क्या होता है। देखो कहानी यहाँ पे बड़ी इंटरेस्टिंग बनती है। अभी स्टोरी देखो शुरू हुई है, अभी तो क्या है, कहानी बहुत अच्छी बनने वाली है साथियों। अब देखो ये व्यवहार क्या होता है। देखो व्यवहार आपको पता है कि चेतना, मैंने बताया कि मस्तिष्क का आंतरिक रूप, आंतरिक विचारधारा होती है ना, उसको हम क्या कहते हैं? चेतना कहते हैं। लेकिन साहब एक बात आपको और बता दूं, मस्तिष्क का बाह्य रूप है ना, तो ध्यान में रखना। व्यवहार की परिभाषा यहां पे लिख रहा हूं मैं। व्यवहार क्या होता है? व्यवहार क्या होता है कि मस्तिष्क का या मानसिक क्रियाएं का बाह्य रूप ही व्यवहार कहलाता है। बाह्य रूप ही क्या कहलाता है? व्यवहार कहलाता है। मस्तिष्क या मानसिक क्रियाओं का बाह्य रूप ही क्या कहलाता है? व्यवहार कहलाता है। अब मेरे साथियों को, कुछ साथियों को यह पता चल जाता है कि भाई मस्तिष्क का बाह्य रूप क्या होता है ना, मानसिक का बाह्य रूप क्या होता है। देखो मस्तिष्क का बाह्य रूप देखो क्या होते हैं। बाह्य रूप जैसे बाह्य क्रियाएं,
है ना। मस्तिष्क की बाह्य क्रियाएं कौन सी होती है, मस्तिष्क की बाह्य क्रियाएं की बात करें, बाह्य क्रियाएं होती हैं साथियों, जैसे शारीरिक क्रियाएं होती है ना, वो सभी की सभी होती हैं। जैसे आपके सामने दौड़ना नाम लेता हूं, दौड़ना, चलना, है ना, ये सभी के सभी क्या है, दौड़ना चलना, ये सभी की सभी क्या है, शारीरिक क्रियाएं हैं, शारीरिक क्रियाएं हैं, क्या है, ये सभी की सभी शारीरिक क्रियाएं हैं। एक साथ होती है मानसिक क्रियाएं, एक तो बाह्य क्रिया होती है, एक होती है साथ, एक तो शारीरिक क्रिया होती है, एक मानसिक क्रियाएं होती हैं। मानसिक क्रिया क्या होती है, जैसे चिंतन साथियों, चिंतन, एक साथियों मनन, एक साथियों सोच, ये सभी के सभी क्या होती हैं, ये सभी की सभी मानसिक क्रियाएं होती हैं। और ये देखो दौड़ना चलना, ये सभी की सभी शारीरिक क्रियाएं होती हैं साथियों। एक साथियों आपको मैं आपको और बता दूं, मन के तीन भाग होते हैं, देखो एक होता है अचेतन मन, अचेतन मन, एक होता है अर्धचेतन मन, अर्धचेतन मन, एक होता है अचेतन मन, एक होता है साथियों चेतन मन, यानी कॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड और हाफ कॉन्शियस माइंड। ठीक है, चेतन मन, अचेतन मन, चेतन मन, अचेतन मन और अचेतन मन, और दौड़ना, चलना, हंसना, है ना, रोना, है ना, चिंतन, मनन, है ना, ये सभी के सभी क्या होते हैं, बाह्य क्रियाएं होती हैं साथियों। और बाह्य क्रियाएं होती हैं, उसे हम क्या कहते हैं, व्यवहार कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों, व्यवहार कहते हैं। अब आपको समझ में आ गया व्यवहार किसे कहते हैं। अब साथियों देखो, अब आपको एक उदाहरण से समझाता हूं। देखो ये आपके सामने एक बच्चा है, देखो ये बच्चा है, बच्चा नहीं है, चलो बच्चा है, मान लो, बच्चे मानेंगे हम, और तो कुछ मान भी नहीं सकते, बच्चा है। देखो ये बच्चा है, अब देखो ये बच्चा है ना, इस बच्चे को जब आप, ये बच्चा जितनी भी बाह्य क्रियाएं करता है ना, ये बच्चा जितनी भी बाह्य क्रिया करता है, बाह्य क्रियाएं करता है, चाहे वो शारीरिक क्रियाएं हो, चाहे वो मानसिक क्रियाएं हो, ये सभी की सभी किस में आएंगी, व्यवहार के अंतर्गत आएंगी, ये उस बालक के व्यवहार के अंतर्गत। यानी कोई व्यक्ति एडी से लेकर के चोटी तक जितनी भी क्रियाएं करता है, लेकिन साथियों यहाँ पे शर्त ध्यान में होनी चाहिए, वो हमें बाह्य रूप में दिखाई देनी चाहिए। किस रूप में दिखाई देनी चाहिए, वो हमें बाह्य रूप में अगर दिखाई देती हैं साथियों, तो वो क्या होती हैं, व्यवहार कहलाती हैं। यानी एक बच्चा है, वो हमें कोई बच्चा जैसे साथियों रो रहा है ना, अब रोता हुआ बच्चा हमें बाह्य रूप में हमें दिखाई दे रहा है ना, तो वो क्या है, उसका व्यवहार है। कोई बच्चा हंस रहा है ना, तो वो क्या, उसका व्यवहार है ना। तो इस प्रकार आप समझ गए होंगे कि व्यवहार क्या होता है। तो व्यवहार का विज्ञान, तो व्यवहार का विज्ञान लेकर के कौन आया था साथियों, जेबी वॉटसन लेकर के आया था। अब साथियों ध्यान में रखना एक बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं आपको, ये व्यवहार शब्द है ना, कौन सा शब्द की बात कर रहा हूं, इस व्यवहार शब्द की बात कर रहा हूं साथियों। ये व्यवहार शब्द साथियों वॉटसन नहीं लेकर के आए थे, ये व्यवहार शब्द साथियों दिया था विलियम मैकडूगल ने, विलियम मैकडूगल ने दिया था, मैकडूगल ने। व्यवहार शब्द किसने दिया था, विलियम मैकडूगल ने। साथियों विलियम मैकडूगल ने एक पुस्तक लिखी थी 1904-5 में, उसकी 4 और 5 में उस पुस्तक का प्रकाशन होता है, और उस पुस्तक का नाम था साथियों आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी, आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी, आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी, साइकोलॉजी, आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी 1904-5 में आती है। इस पुस्तक में उसने सर्वप्रथम व्यवहार शब्द की व्याख्या, व्यवहार शब्द का है जो वर्णन किया था। और साथियों इस व्यवहार शब्द को क्या करते हैं, जेबी वॉटसन क्या करते हैं, ये जो जेबी वॉटसन साथियों आपको दिखाई दे रहे हैं ना, ये जेबी वॉटसन इस व्यवहार शब्द का 1912 और 13 में क्या करते हैं, इस शब्द की क्या करते हैं, इस शब्द पे अध्ययन करते हैं। और साथियों क्या करते हैं कि 1913 में अमेरिका के अंदर साथियों कोलंबिया विश्वविद्यालय के अंदर व्यवहार करने के बाद एक व्यवहारवाद की नींव डालते हैं, और वहीं से साथियों एक वाद निकलता है, जेबी वॉटसन के विचारों से जो वाद निकलता है उसे क्या कहते हैं, व्यवहारवाद कहते हैं साथियों। जब हम मनोविज्ञान के संप्रदाय पढ़ेंगे ना, तो उसमें हम मनोविज्ञान के संप्रदाय के अंतर्गत जानेंगे कि व्यवहारवाद क्या होता है, मनोविश्लेषणवाद क्या होता है, प्रकार्यवाद क्या होता है, ये तब जितने भी संरचनावाद क्या होता है, निर्मितवाद क्या होता है, गेस्टाल्टवाद क्या होता है, संज्ञानवाद क्या होता है, ये सभी के सभी साथियों हम जानेंगे आगे की क्लास में। जैसे जैसे आगे हम जानेंगे तो मनोविज्ञान को पढ़ते जाएंगे। तो साथियों व्यवहारवाद है ना,
इसको जेबी वाटसन यानी व्यवहार का विज्ञान तो लेकर के आए थे जेबी वाटसन, लेकिन व्यवहार जो शब्द है ना ये विलियम मैकडूगल के द्वारा दिया गया शब्द है, जो उन्होंने आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक लिखी थी 1904-5 में। और उन्होंने 1904-5 में जो पुस्तक लिखी थी आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी, उस पुस्तक में चेतना को बहुत बुरा शब्द बताया और चेतना को यानी एक घातक शब्द बताया और चेतना को अस्वीकार कर दिया गया परिभाषा। मैंने आपको बताया। तो प्रश्न आ जाए कि चेतना को बहुत बुरा शब्द या घातक शब्द किस मनोवैज्ञानिक ने बताया था, तो विलियम साथियों, विलियम किसने बताया था? विलियम मैकडूगल ने बताया था। यह आप ध्यान में रखना साथियों। अब देखो इस बात को बात में याद में रखना, ये बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब साथियों मनोविज्ञान की परिभाषाएं रह गई हैं और मनोविज्ञान को एक बार मैं आपके सामने बता दूंगा कि भाई मनोविज्ञान की उत्पत्ति का विकास क्रम है ना, उनका क्रम किस प्रकार रहा, उनकी किसने जनक माना जाता है, विकास क्रम में कितने नंबर पे कौन सा विज्ञान आया। और एक शायरी आपको अच्छी सी कल सुनाऊंगा। आज तो साथियों थोड़ा सा समय भी ज्यादा हो गया और मेरे कंठों ने भी जवाब दे दिया साथियों, लगातार मैं तेज आवाज से बोल रहा हूँ, है ना। तो इसलिए साथियों आप आज की जो क्लास है उसमें हमने ये पढ़ा, देखो मनोविज्ञान के विकास क्रम के बारे में पढ़ा कि मनोविज्ञान का स्वरूप क्या होता है, रूप क्या होता है, मनोविज्ञान का जनक कौन है, जननी कौन है, मनोविज्ञान में सबसे पहले विकास क्रम में कौन सा विज्ञान आया, बाद में कौन सा, चारों विज्ञानों की परिचर्चा की साथियों। देखो आपको भी पता है कि मनोविज्ञान के विकास क्रम में सबसे पहले विज्ञान आया था, आत्मा का विज्ञान आया था, जिसको लेकर के आया था अरस्तु और जिसका समर्थन किया था साथियों रुडोल्फ गोइकिल ने, डेकार्टे ने और प्लेटो ने जिसका समर्थन किया था साथियों। और इसके बाद एक विज्ञान आता है मनोविज्ञान के विकास क्रम में 2 नंबर पे आत्मा का विज्ञान का खंडन करके विज्ञान आता है मन या मस्तिष्क का विज्ञान साथियों। और मन या मस्तिष्क का विज्ञान साथियों लेकर के आए थे पोम्पोनो जी, जो कि इटली के रहने वाले थे साथियों। और मन या मस्तिष्क का विज्ञान का समर्थन साथियों किया था थॉमस रीड ने, है ना, रिचेरी ने और जॉन लॉक ने और बर्कले ने। इन सभी मनोवैज्ञानिकों ने क्या किया, मन या मस्तिष्क के विज्ञान का क्या किया था साथियों, समर्थन किया था। और इसके बाद साथियों 17वीं शताब्दी के अंत में आते, 17वीं शताब्दी के शुरुआत में आते आते साथियों इस मन या मस्तिष्क का विज्ञान का अस्वीकारीकरण कर दिया गया। और इसके बाद मनोविज्ञान के विकास क्रम में 3 नंबर पे जो विज्ञान आता है वो आता है साथियों चेतना का विज्ञान। और चेतना को विज्ञान को लेकर के आए थे साथियों विलियम वुंट। और विलियम वुंट कहाँ के रहने वाले थे, जर्मनी के रहने वाले थे। लिप्जिंग नगर में, लिप्जिंग नगर विश्वविद्यालय में एक प्रोफेसर हुआ करते थे साथियों। और उसका एक मित्र हुआ करता था साथियों विलियम वुंट, जो कि कहाँ के रहने वाले थे, अमेरिका के रहने वाले थे साथियों। हमने जाना कि विलियम जो चेतना का विज्ञान था उनका समर्थन किया था साथियों विलियम जेम्स ने, जेम्स सली ने, है ना। और एक और हुआ करते थे वाइस और वाइफ जिसका नाम था वो हमने पढ़ा था, है ना। इन सभी ने इसका चेतना का विज्ञान का समर्थन किया। और चेतना का विज्ञान का फिर क्या करता है कि 19वीं शताब्दी में आते आते चेतना के विज्ञान का क्या कर दिया जाता है, अस्वीकारीकरण कर दिया जाता है। और उसके अंतर्गत हमने साथियों इसके बाद चेतना के विज्ञान का अस्वीकारीकरण करने के बाद साथियों व्यवहार का विज्ञान आता है। और व्यवहार के विज्ञान का जो लेकर के आए थे जेबी वॉटसन लेकर के आए थे। और इसका जो समर्थन, व्यवहार का विज्ञान का समर्थन करने वाले व्यक्ति का नाम अगर पूछे तो आप साथियों आराम से बता देना, बीएस स्किनर हो गया, सीएल हल हो गया, इवान पी पाउलो हो गया, विलियम मैकडूगल हो गया, विलियम वुडवर्थ हो गया। इन सभी मनोवैज्ञानिकों व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक कहते हैं, जिन्होंने सबसे व्यवहारवाद का खुल करके व्यवहारवाद को मतलब समर्थन किया था, व्यवहार के विज्ञान का समर्थन किया था और व्यवहार के विज्ञान की व्याख्या की थी साथियों, है ना। इस बात को उन लोगों ने समझा था साथियों। ये सभी की सभी बातें हमने जानी। और आज हमने ये भी जाना कि मनोविज्ञान के जनक कौन है, मनोविज्ञान के जनन कौन है, अरस्तु है, और मनोविज्ञान की जननी दर्शन शास्त्र है। ये सब बातें एक केलर महोदय की बुक में देखने को मिलती है जिसका नाम था साथियों साइकोलॉजी। और साइकोलॉजी जो पुस्तक थी ना साथियों वो रुडोल्फ गोइकिल में लिखी थी, जिसका शब्द जो सबसे पहले जो साइकोलॉजी शब्द मनोविज्ञान शब्द है ना वो रुडोल्फ गोइकिल की साइकोलॉजी पुस्तक में देखने को मिलता है। यानी मनोविज्ञान शब्द कब आया था, तो 1590 में आया था साथियों। और व्यवहार शब्द कब आया था, तो 1905 में साथियों एक वैज्ञानिक हुआ करते थे विलियम मैकडूगल, उसकी पुस्तक थी आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी एंड मनोविज्ञान की अवधारणा। उस पुस्तक में मनोविज्ञान के मतलब व्यवहार शब्द की व्याख्या की गई थी। जबकि व्यवहार शब्द की व्याख्या और व्यवहार शब्द का विश्लेषण और व्यवहारवाद देने वाले कौन थे, जेबी वाटसन थे। और मनोविज्ञान के प्राचीन जनक अरस्तु को माना जाता है और मनोविज्ञान के आधुनिक जन्म विलियम वुंट को माना जाता है। साथियों ये तमाम बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। आज की क्लास बहुत ही शानदार क्लास थी साथियों, और समय भी मुझे लगता है कि काफी हो गया है। तो आज की क्लास बड़ी इंटरेस्टिंग क्लास थी, केवल और केवल विकास क्रम को समझाने के लिए मैंने ये क्लास डाली थी साथियों। आप ध्यान में रखना। और बहुत कम समय में हम क्या है कि 25 अप्रैल को अपनी रिट की परीक्षा है,
उससे पहले पहले हम मनोविज्ञान को पूरा पढ़ेंगे। और साथियों आप जाकर के देखिए रिट में जो अपना रिट लेवल 1 है ना, उसके अंदर साथियों आप रिट लेवल 2 वाले भी इस साइकोलॉजी को पढ़ सकते हैं और रिट लेवल 1 वाले भी साइकोलॉजी को पढ़ सकते हैं। जो भी नए टॉपिक लगे उसको भी मैं आपके साथ में करवा दूंगा। और साथियों आपको बता देता हूँ रिट लेवल 1 वाले साथियों के लिए बता दूं कि मैं पर्यावरण के भी पार्ट्स हैं वो भी यहाँ पे करवा रहा हूँ, और हिंदी विषय भी आपके लिए चल रहा है, और गणित का भी आपके सामने टॉपिक चल रहे हैं। आप आराम से इस विषय को देख करके देखिएगा साथियों, बहुत ही शानदार और आसान भाषा में कम शब्दों में ज्यादा विचारिक बातें आपके सामने लेकर के आ रहा हूँ, बहुत कम समय में ज्यादा बहुत अच्छी बातें केवल आपकी रिविजन के लिए, है ना। तो साथियों आज आपके सका आपके दोस्त कुमार कृष्ण को दीजिए इजाजत। आपका साथियों बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान, जय संविधान, जय जवान, जय किसान।